तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक भर्ती 2026 फुल मॉक टेस्ट नंबर 10। यानी कि इससे पहले 9 मॉक टेस्ट हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। जिन लोगों ने मॉक टेस्ट दिया है 9 के 9 मॉक टेस्ट, उनको पता होगा कि इस मॉक टेस्ट का लेवल क्या रहता है। ये वही लेवल है जो आपको 24 तारीख से स्टार्ट होने वाले एग्जाम्स में देखने को मिलने वाला है। तो फुल एग्जाम वाली फीलिंग आपको यहाँ पर आने वाली है। 100 प्रश्न आपको मिलेंगे। 20-20 प्रश्नों का पूरा सेट तैयार किया गया है। हर सब्जेक्ट के 20 प्रश्न हैं। आप लोग बढ़िया से 1 से लेकर 100 तक नंबर डाल लीजिए कॉपी पेन में और 20-20 नंबर के 5 सेट में डिवाइड कर लीजिए। फिर आप लास्ट में हमको बताना कि किस सब्जेक्ट में आपके कितने नंबर आए हैं और ओवरऑल कितने नंबर आए हैं। ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जैसा कि आपने पिछली बार कमेंट किया था, ठीक है ना। उसमें से टॉप 5 लोगों के नाम जो है अगले वाली टेस्ट में हम आपको बताएंगे। ईमानदारी से करना मेरे भाई, ठीक है। टेस्ट समझ के देना है ना, पेपर समझ के देना। चलिए तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो, सारा जो हम आपका टॉप 100 सीरीज, टॉप 150 सीरीज लेकर के चल रहे हैं एमसीक्यू वाली, वो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके और 24 तारीख से एग्जाम एनालिसिस हर शिफ्ट का करवाएंगे, वो भी आप तक पहुंच सके। आइए शुरुआत करते हैं। हिंदी से हम शुरुआत करने वाले हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न आपके सामने। देखिए, सूरदास के पद में गुरु चाटी ज्यों पागी के माध्यम से गोपियों ने अपनी किस स्थिति का वर्णन किया है। देखो यहाँ हो क्या रहा है, कान्हा जी ने जो है उद्धव को भेजा है गोपियों के पास में उनको योग का संदेश देने के लिए। जब कान्हा जी को ये पता चला कि जब से हम वहां से आए हैं तब से जो गोपियां हैं वो बहुत ही निराश हो गई हैं, ना कोई काम धाम कर रही हैं, ना ही जो है मठा दही वगैरह कुछ नहीं बना रही हैं, ठीक है, हमारी याद में बैठी हुई हैं। तो ऐसे में कान्हा जी ने कहा कि ये तो फिर पूरा सिस्टम ही गड़बड़ हो जाएगा। भाई गोकुल का तो भाई पूरा जो सिस्टम चलता था, मतलब अर्थव्यवस्था जो थी वो पूरी की पूरी दही और दूध पर ही डिपेंड करती थी, है ना। तो फिर उन्होंने कहा कि एक काम करो, उद्धव जो है, उद्धव को कहा कि तुम एक काम करो, कहाँ जाओ, तुम गोकुल जाओ, बरसाना जाओ, वहां पर जितनी गोपियां हैं उनको बताओ कि ऐसा मत करो, अपने काम धाम में लग जाओ। कान्हा जी का साथ यहीं तक था, कान्हा जी वैसे भी तुम्हारे साथ हमेशा हैं, लेकिन उनका आगे का भी जो है पूरा मतलब कि और भी सारी चीजें करनी है, तो वो मथुरा में होंगी, ठीक है। तो इस बात को लेकर के उद्धव जी गोपियों के पास में आते हैं, उनको योग का संदेश देते हैं। तो गोपियां कहती हैं कि ये जो तुम योग का संदेश लेकर के आए हो ना, ये मेरे लिए एक कड़वी दवाई के समान है, जिसको ना तो हमसे पिया जा रहा है और ना हमसे उगला जा रहा है, ठीक है। इस तरह की बातें उनके मध्य में होती हैं। चलिए, तो वहीं से प्रश्न बना है कि इसी घटनाक्रम में गुरु चाटी जो पागी के माध्यम से गोपिकाओं ने अपनी किस स्थिति का वर्णन उद्धव जैसी किया है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कृष्ण के प्रति घृणा का वर्णन किया है, कृष्ण के प्रेम में लीन होने का वर्णन किया है, उद्धव के ज्ञान की सराहना की कि जो तुम ज्ञान लेकर आए बहुत अच्छी बात है भैया, या फिर अपनी चतुराई का प्रदर्शन किया है। सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। हम बढ़ते हैं आंसर की ओर। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृष्ण के प्रेम में लीन। गोपिकाएं कहती हैं, देखो उद्धव जी, हमको ये तुम योग का संदेश मत दो, ये मेरे काम का नहीं है। क्यों नहीं काम का है? क्योंकि हम कृष्ण जी के प्रेम में इतनी ज्यादा लीन हो गई हैं कि जैसे जो चींटी होती है ना, वो गुड़ में जब लग जाती है तो फिर वो गुड़ में चिपक जाती है, वो मर जाएगी लेकिन उस गुड़ को छोड़ेगी नहीं। वही सिस्टम हम लोगों का हो गया है। हम लोग श्री कृष्ण के प्रेम में इतना ज्यादा लीन हो गए हैं कि अब हमसे वो प्रेम छूटेगा नहीं, ये प्रेम तो मृत्यु के बाद ही छूटेगा। ऐसा जो है गोपिकाएं कहती हैं किससे? उद्धव जी से। यानी कि कृष्ण के प्रेम में लीन होने की पूरी बात जो है गोपिकाएं कहती हैं, ठीक है। ये उनके सच्चे प्रेम को दर्शाता है कान्हा जी के प्रति। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन भी हमने दे रखा, हर एक प्रश्न का आपको डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ पर थोड़ा स्पीड तेज करके चलेंगे क्योंकि मैथ में टाइम लग जाता है ना। मैथ में आपको बहुत डिटेल में समझाते हैं जिससे एक एक चीजें आपको समझ में आए। मैथ और इंग्लिश में टाइम लग जाता है, बाकी के सब्जेक्ट को हम खींच करके चलेंगे। देखिए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में लक्ष्मण ने कुंभड़वतिया शब्द का प्रयोग जो है वो किसके लिए किया है? तो यहाँ की पूरी कहानी आपको पता है। जो राम जी जब सीता स्वयंवर में जाते हैं, उनसे धनुष टूट जाता है, सारी बातें आपको पता है। और परशुराम जी गुस्सा में आते हैं, गुस्से में आकर के कहते हैं कि ये धनुष मेरे गुरु जी का है, ये धनुष किसने तोड़ दिया है? और जिसने तोड़ा है वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा दुश्मन है, ठीक है ना। तो वहां पर लक्ष्मण जी को डराते धमकाते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि देखो ऐसी बात है, आपका सम्मान हम करते हैं, लेकिन आप हमको कुंभड़वतिया मत समझिए, ठीक है ना। यानी कि कुंभड़वतिया क्या होता है? एक ऐसा पौधा होता है, छुई मुई का पौधा कहते हैं, जिसको छू लो तो मुरझा जाता है। कहते हैं यहाँ पर कोई कुंभड़वतिया नहीं है, ठीक है। तो आप अपनी बातों से मुझको डराइए मत। वही यहाँ पर घटनाक्रम चल रहा है। देखिए, तो कुंभड़वतिया का प्रयोग किसके लिए किया है? छोटे बच्चों के लिए, सीता जी के लिए, अपनी कमजोरी बताने के लिए, या फिर निर्बल या डरपोक व्यक्ति के लिए। तो यहाँ पर जो लक्ष्मण जी हैं वो कहते हैं आप मुझे कोई निर्बल या डरपोक व्यक्ति मत समझिए, है ना, मैं कुंभड़वतिया नहीं हूं। तो कुंभड़वतिया का प्रयोग यहाँ पर किसके लिए किया है? निर्बल या डरपोक व्यक्ति के लिए। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। डिटेल आप देख सकते हैं। कुंभड़वतिया जो काशी फल होता है, कद्दू के बहुत छोटे छोटे और कच्चे फल को कहते हैं, जो तर्जनी उंगली दिखाने मात्र से बेचारा मुरझा जाता है, ठीक है। तो लक्ष्मण जी ने यह शब्द इस संदर्भ में कहा था कि वे कोई कुंभड़वतिया कमजोर या डरपोक व्यक्ति नहीं है, जो परशुराम की धमकियों या फरसे को देख करके डर जाएंगे। ऐसा जो है लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ें।
आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हुआ है। हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स से एग्ज़ाम में सीधे-सीधे प्रश्न देखने को मिले हैं। अभी लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा देंगे, जिन लोगों ने नोट्स लिया है, किसी के 82.5, किसी के 84, किसी के 85 नंबर तक आए हैं, माइनस मार्किंग के बाद में भी। क्योंकि उनने सही समय पर जो है सुपर सिलेक्शन नोट्स ले लिए थे, और जो-जो चीज़ें, जो कंटेंट हमने 1 नंबर का जो कंटेंट दिया था, वो नंबर का कंटेंट वो पढ़ कर के गए हैं, और वहाँ पर जो है उनके अच्छे नंबर आए हैं। ठीक है मेरे भाई? तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स तैयार किए हैं, और एक मिनिमम प्राइस रखा है जो आप भी अफोर्ड कर सकें, और जिससे हमारा भी काम चल सके। हम बाकी लोगों की तरह 299 या 499 में नोट्स बेचने नहीं आए हैं। ठीक है मेरे भाई? तो देखिए क्या-क्या आपको मिलने वाला है। तो इसमें आपको पाँचों सब्जेक्ट के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स मिल जाएँगे, पूरा का पूरा थ्योरी नोट्स आपको मिल जाएगा, और एक बेहतरीन कंटेंट 3D डायग्राम की जो मदद से हमने अपने नोट्स को बिल्कुल तैयार किया। आप देखोगे, कहोगे हाँ सर, ये नोट्स हैं सही काम के। ठीक है? उसके बाद में 10 प्रैक्टिस सेट आज पूरे हो जाएँगे। ये 10 के 10 पूरे जो फुल टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, ये आपको सेंड कर दी जाएँगे इसी 149 में। इसके अलावा टॉप 100, टॉप 150 जो क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही, एमसीक्यू विद डिटेल सॉल्यूशन, लगभग मान के चलिए कि 1300-1400 प्रश्न करवा चुके हैं एमसीक्यू वाले। वो सारे के सारे एमसीक्यू सब्जेक्ट वाइज़ जो हैं, वो आपके पास में पहुँच जाएँगे, और एग्ज़ाम तक 2500 के आस-पास एमसीक्यू करवा देंगे। वो सब आपके पास में पहुँच जाएगा इसी 149 रुपए में। तो आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी, और 1 नंबर कंटेंट है, ये कंटेंट आपको और कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, मिलेगा, लेकिन कैसे? हमारी कॉपी कंटेंट जो है, काफ़ी सारे लोग सीधे कॉपी करते हैं और अपने ऐप पर डाल देते हैं, फिर उसको जो है 299, 199 की प्रैक्टिस सेट जो है अलग-अलग बेचते हैं। ठीक है? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है ना? तो देखो, यही कंटेंट अगर आप 299 ले रहे हैं, तो फिर आप खुद समझ सकते हैं। ठीक है? देखिए कैसे प्राप्त करना है, तो बहुत छोटी सी प्रक्रिया, कोई ऐप वगैरह इंस्टॉल नहीं करना है, डायरेक्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। ये क्यूआर आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 149 का पेमेंट करना है, और ये लास्ट तक 149 ही रहेगा, है ना? बढ़ाएँगे नहीं हम। ठीक है? अपना तो ये डन होता है। ठीक है? इस पर पेमेंट करके उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप इस व्हाट्सएप नंबर पर ये स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, तुरंत की तुरंत इसी नंबर से आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दी जाएँगे। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको सेंड कर देंगे, जिस पर क्लिक करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है, जहाँ पर आगे के सारे एमसीक्यू, सारे प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएँगे। ठीक है मेरे भाई? कोई समस्या हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ें? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, देखिए। कह रहे हैं कि नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन की मृत्यु के बाद मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या दर्शाता है? भाई, कैप्टन की मृत्यु हो गई थी, है ना? इस पाठ में। चलिए, तो नेताजी चश्मा जो पाठ है, इस पाठ में क्या है कि एक नेताजी की मूर्ति है, यानी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति चौराहे पर लगी हुई है। ठीक है? तो वो मूर्ति को किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाया था। भाई, उस टाइम पे जो सरकार थी, उसको इतना टाइम नहीं था कि किसी मूर्तिकार को हायर कर सके। तो उसने हाई स्कूल का जो एक शिक्षक था वहाँ पर, जो पेंटिंग करता था, उस पेंटिंग वाले को दे दिया था। अब उसने जल्दबाजी में मूर्ति तो बना दी, लेकिन चश्मा लगाना भूल गया। ठीक है? तो वो चश्मा, बिना चश्मा की मूर्ति लगी हुई थी। उसको देख कर के एक कैप्टन था, कैप्टन का मतलब चश्मा बेचने वाला था। ठीक है? और वो विकलांग था। तो चश्मा बेचने वाला इतना मतलब कि देशभक्त था कि उसने कहा कि नेताजी की मूर्ति पर जो है ये चश्मा नहीं लगा हुआ है, और उसने जो है अपना असली चश्मा वो नेताजी की मूर्ति पर लगा दिया था। लेकिन कुछ दिन बाद उसकी कैप्टन की मृत्यु हो गई। तो हवलदार साहब जो हैं, जो वहाँ से गुजरते थे, उस मूर्ति को देखते थे कि हर बार नया चश्मा कहाँ पर इस पे लगा हुआ दिख जाता है। तो जब उनको पता चला हवलदार साहब को कि भाई उसकी मृत्यु हो गई है, तो उनका कि अब तो जो है नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कोई लगाएगा नहीं, है ना? क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई है। तो सोच करके बहुत दुखी हो रहे थे। लेकिन जब उन्होंने आकर के देखा, तो नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था। सरकंडे का मतलब सरसों की जो होती है ना, ये डंडी, उसका बना हुआ चश्मा लगा हुआ था। तो वही कह रहे हैं कि इस घटना को देख करके, ये घटना जो है वो क्या दर्शाती है, बताइए? तो गाँव की गरीबी को दर्शाती है, नई पीढ़ी में देशभक्ति की भावना को दर्शाती है, मूर्ति की अधूरी बनावट को दर्शाती है, या फिर चश्मे की कमी को दर्शाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई पीढ़ी की देशभक्ति की भावना को दर्शाती है। क्यों? क्योंकि वो जो सरकंडे का चश्मा था ना, वो सरकंडे का चश्मा किसने लगाया था? वहाँ के छोटे-छोटे बालकों ने जो है, जब देखा कि भाई कैप्टन मर गया है, अब जो है कौन यहाँ पर मतलब कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाया करेगा, तो छोटे-छोटे बालकों ने जो है वो सरकंडे का चश्मा बना करके लगा दिया था। इससे देख करके वो हवलदार साहब बहुत खुश हुए कि चलो, आजकल की पीढ़ी में देशभक्ति की भावना तो है, वो देश के जो हमारे महापुरुष हैं, उनका सम्मान तो करते हैं। तो मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर हवलदार साहब भावुक हो गए थे। यह चश्मा किसी बच्चे ने बनाकर लगाया था, जो इस बात का प्रतीक है कि देश की आने वाली पीढ़ी, बच्चों के मन में देशभक्तों के प्रति सम्मान और देशभक्ति की भावना जीवित है। इस बात को देख करके वो भावुक हो गए थे। अगला 4 नंबर का प्रश्न देखिए। कह रहे हैं, बाल गोविंद भगत अपनी पुत्रवधू से बेटे की चिता को अग्नि क्यों दिलवाते हैं? तो बाल गोविंद भगत वाली कहानी आपने सुनी है। उसमें क्या होता है, एक बाल गोविंद भगत जी हैं, जो कबीरदास के बहुत मतलब कि कबीरदास से बहुत आस्था रखते हैं और कबीर के दोहों को गाते हैं। ठीक है?
फिर क्या हुआ कि कुछ दिन बाद उनके बेटे की मृत्यु हो जाती है। बेटे की मृत्यु के बाद में वो अपनी जो बहू है पुत्रवधू से ही जो है उसको अग्नि दिलवाते हैं, खुद अग्नि नहीं देते हैं। ठीक है ना? अब वो सारी घटना क्या है वो आपको जो है पाठ में पढ़ने को मिल जाएगा। फिलहाल हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। समाज की रूढ़ियों को तोड़ने के लिए, परंपरा का पालन करने के लिए, कोई अन्य संबंधी ना होने के कारण या फिर क्रोध के कारण। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समाज की रूढ़ियों को तोड़ने के लिए। वो पुरानी जो रूढ़ियां चल रही थी, लकीर के फकीर जो लोग हो गए थे, उसको वो बदलना चाहते थे, उसको वो तोड़ना चाहते थे। इसलिए अपने बेटे को मुखाग्नि जो है किसके द्वारा दिलवाया? अपने जो है बेटे की वधू के द्वारा दिलवाया और बाद में उसकी पुत्र वधू को उन्होंने जो है अब उनके भाई के साथ में भेज दिया, यह कहकर कि इसकी आप दोबारा शादी करवा दीजिए, ऐसी मतलब विधवा वाला जीवन इसको हम नहीं जीने देंगे। ठीक है ना? तो ये वो पुरानी रूढ़ियों को तोड़ना चाहते थे। यहां पर देखिए, तो बाल गोविंद भगत कबीर के अनुयायी थे और सामाजिक कुरीतियों को नहीं मानते थे। हिंदू समाज में महिलाओं के द्वारा मुखाग्नि देना वर्जित माना जाता था, लेकिन उन्होंने इस रूढ़ी को तोड़ते हुए अपने पुत्र वधू से ही बेटे को मुखाग्नि दिलवाई थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है? लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने नवाब साहब के माध्यम से किस वर्ग पर कटाक्ष किया है? मेहनत करने वाले किसानों पर, पतनशील सामंती वर्ग की बनावटी जीवन शैली पर, या मध्यम वर्ग के संघर्ष पर, या बुद्धिजीवियों पर? किस पर यहां पर कटाक्ष किया है? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पतनशील सामंती वर्ग की बनावटी बना और जो शैली है उस पर उन्होंने कटाक्ष किया है। देखिए लेखक ने उस पतनशील सामंती नवाबी वर्ग पर व्यंग किया है जो वास्तविकता से दूर है, अपनी झूठी शान शौकत दिखाने के लिए बनावटी जीवन अपनाता है, जैसे खीरे को बिना खाए केवल सूंघ करके जो है नवाब साहब ने खिड़की के बाहर फेंक दिया। ये कहानी एक तरह की है कि जो है एक लेखक और नवाब साहब हैं, ठीक है, वो ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, तो नवाब साहब, ये लेखक जो है वो खीरा खा रहे थे, ठीक है ना, नवाब साहब के मुंह में पानी आ गया, नवाब साहब ने मांगा तो पहली बार में लेखक ने कहा कि ये पता नहीं भाई नवाब हैं, इनको अच्छा लगे या ना लगे, उसने मना कर दिया, ठीक है, नवाब साहब उसको जो है ईगो पर ले गए, बाद में लेखक को लगा कि नहीं यार हमने गलत किया, तो फिर लेखक ने क्या किया, उसको उनको जो है खीरा दे दिया, ठीक है। अब नवाब साहब में एकदम ठसक भरी थी, अच्छा हमको मना किया तुमने, मतलब साफ साफ नहीं मना किया था लेकिन बहाना बना दिया था, उनको लगा कि हमको मना कर रहा है। फिर जब जो है उन्होंने खीरा लिया तो उस खीरे को केवल सूंघ करके और खिड़की के बाहर फेंक दिया, ठीक है, और ये बताने लगा कि ऐसी चीज़ों को तो हम सूंघ करके फेंक देते हैं, ऐसी कोई खाने की चीज़ है, पेट खराब कर देता है, तो उस पर कटाक्ष करते हुए लखनवी अंदाज पाठ जो है वो लिखा गया है, ठीक है मेरे भाई। चलिए 6 नंबर देखिए, मन्नू भंडारी की रचना एक कहानी यह भी में उनके व्यक्तित्व पर किन दो व्यक्तियों का जो है बहुत प्रभाव पड़ा था, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए आपके एग्जाम में आपके प्रैक्टिस सेट में 2-3 बार ये आ चुका है, ठीक है। तो माता और पिता का था, पिता और प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का था, भाई और बहन का था, फिर गांधी जी और नेहरू जी का था। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उनके पिता और प्राध्यापिका का था। किस प्रकार से था वो देखिए, मन्नू भंडारी के जीवन और विचार पर उनके पिता के अंतर विरोध, यानी उनके पिता क्या थे, उनके पिताजी काले घोड़े का भेद मानते थे, उनकी बड़ी बहन जो है वो गोरी थी तो उसका प्रशंसा करते थे, मन्नू भंडारी जी जो है वो उनका रंग थोड़ा सांवला था तो उनकी जो है बुराई करते थे। तो ये इनका अंतर विरोध जो है वो उनके मन पर विचार, मतलब उनके विचार पर इफेक्ट डालता था मन्नू भंडारी की, और उनकी हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का गहरा प्रभाव पड़ा। शीला अग्रवाल ने ही उन्हें साहित्य से जोड़ा और उनके अंदर स्वतंत्रता और आंदोलन में भाग लेने के लिए उत्साह भरा था। तो दो लोगों का इफेक्ट जो है मन्नू भंडारी के जीवन पर पड़ा था। प्रश्न नंबर 7 देखिए, प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है सत्याग्रह शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा और इसमें कौन सी संधि है, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, अब ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि फिर बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। हम ये चाहते हैं कि कम समय में ये पूरा प्रैक्टिस सेट आप 100 क्वेश्चन लगा लें, 1 से 1.5 घंटे के अंदर हो जाए, ठीक है। हम वो नहीं है कि भाई 10 क्वेश्चन लेकर आए तुम्हारा 1 घंटा खा जाए, ये हमारा उद्देश्य नहीं है ना। चलिए सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी, सत्य प्लस आग्रह, और इसमें दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। कैसे हो जाएगी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सत्याग्रह का संधि विच्छेद सत्य प्लस आग्रह है। यहाँ छोटा आ और बड़ा आ मिलकर के बड़ा आ सत्या बन रहे हैं। व्याकरण के नियम के अनुसार जब दो समान स्वर मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं यानी बड़ा स्वर बनाते हैं तो हम उसको दीर्घ स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। अभी टॉप 100 सीरीज के अंतर्गत हमने जो है आपका हिंदी पूरा कंप्लीट करवा दिया, गद्य खंड, पद्य खंड और रचनाएं ये पूरा कंप्लीट करवा दिया है। व्याकरण रह गया हिंदी का, और इंग्लिश भी हमने कंप्लीट करवा दी है। कल हमने जो है 100 प्रश्न इंग्लिश के डाल दिए हैं, इंग्लिश का भी व्याकरण रह गया एमसीक्यू में, वो दोनों करवा देंगे तो हिंदी इंग्लिश आपकी एकदम कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। बाकी साइंस के भी क्वेश्चन करवा चुके हैं, साइंस का साथ नहीं कराया, साइंस नहीं करा, सोशल साइंस के क्वेश्चन करवा दिए, मैथ के भी करवा दिए, ठीक है। आपके एग्जाम से पहले तक आपके पास 2500 एमसीक्यू पहुंच जाएंगे, जिसमें आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 8 नंबर देखिए, 8 नंबर है यथाशक्ति। यथाशक्ति शब्द में कौन सा जो है समास है, तो हमने आपको पहले ही बताया था कि जब उपसर्ग का प्रयोग किसी शब्द के आगे किया गया हो तो उस उपसर्ग को हम क्या मानते हैं, उस उपसर्ग को हम अव्यय मानते हैं, और किसी भी शब्द के आगे अगर अव्यय हम लगा देंगे तो वहां पर समास कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ये यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया है।
9 नंबर पर चलते हैं। 9 नंबर क्या कह रहा है? यहाँ पर आपको एक मुहावरा दिया गया है, इसका अर्थ पूछा गया है। भाई हवा से बातें करना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत तेज दौड़ना, घमंड करना, बहुत अधिक बोलना या कल्पना में खोए रहना। सही आंसर आपका हो जाएगा बहुत तेज दौड़ना। महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था वो हवा से बातें किया करता था, अर्थात बहुत तेज दौड़ता था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं। 10 नंबर कह रहा है आम के आम गुठलियों के दाम, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? मुहावरे और लोकोक्ति भी क्यों ना करवा दें, है ना? 100 प्रश्न करवा देते हैं मुहावरे और लोकोक्ति के भी, तो ये भी आपका एकदम ग्रामर के अंदर ही आ जाएगा, है ना? तो क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर आपकी बात करूँ, सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दोहरा लाभ होना। यानी एक काम तो तुमने किया, काम तो एक कर रहे थे, पर प्रॉफिट 2 काम के बराबर हो गया। यानी आम तो तुमने खा लिए, गुठलियों को फेंक दिया, लेकिन गुठलियों को भी तुमको दाम मिल गए। तो एक साथ में 2 प्रॉफिट होना, यानी कि दोहरा लाभ होना। इस लोकोक्ति का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी एक काम के 2 फायदे हो जाते हैं, दोहरा लाभ हो जाता है, तो कहते हैं भाई आम के आम, गुठलियों के दाम। प्रश्न नंबर 11 देखिए, प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? साना साना हाथ जोड़ी पाठ कृतिका में जितेंद्र नार्गे ने खेदुम नामक स्थान को किसका निवास बताया है? तो खेदुम नामक स्थान को देवी देवताओं का निवास यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो गाइड जितेंद्र नार्गे ने लेखिका को बताया कि खेदुम देवी देवताओं का निवास स्थान है। वहां के लोगों की मान्यता है कि जो भी व्यक्ति यहाँ गंदगी फैलाता है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये बहुत बढ़िया है, ऐसे ही करना चाहिए, ठीक है ना? नहीं तो आप देखेंगे, अभी हमने एक ब्लॉग देखा था, एक ब्लॉग में क्या था, एक व्यक्ति जो है वो मतलब कि बाउंड्री पर खड़ा था, एक तरफ भारत था और एक तरफ जो है भूटान था। वो भारत के इस साइड का वो पूरा दिखा रहा था, इस बाउंड्री के इस साइड का पूरा दिखा रहा था, जहाँ पर गुटखा वगैरह बहुत थूका गया था, एकदम गंदा गंदा सा लग रहा था। फिर वो इस बाउंड्री को क्रॉस करके, यानी कि पूरी प्रक्रिया पूरी करके वो भूटान में गया ब्लॉगिंग करने के लिए। फिर भूटान का उसने दिखाया कि वही बाउंड्री एक तरफ लाल पूरी पड़ी हुई थी और एक तरफ कितनी स्वच्छ पड़ी हुई थी, यहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए थे। तो आप जानते हैं भूटान और भारत की जो बाउंड्री है कोई बड़ी वैसी सीमा रेखा नहीं, तार फेंसिंग वगैरह, क्योंकि हमारे मित्र देश हैं। तो मित्र देशों बस एक बाउंड्री लाइन खींच करके बड़ी सी दीवार बना दी, इस साइड भारत हो जाएगा, इस साइड जो है नेपाल हो जाएगा या भूटान हो जाएगा। तो वहां उसने दिखाया था, है ना? तो उन्होंने क्या है कि सिक्किम की जो सुंदरता है उसका रीजन ये है कि खेदुम नामक स्थान पर वहां के लोगों ने कह दिया जो भी यहाँ पर गंदगी फैलाएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि ये देवी देवताओं का स्थान है। ठीक है, तो वहां पर गंदगी बिल्कुल भी नहीं, एकदम साफ सुथरा है। भाई मृत्यु का भय हर किसी को होता है, ठीक है मेरे भाई? चलिए 12 नंबर देखिए, ऐसा हर जगह लगा देना चाहिए, हर बस स्टैंड पे लगा दो। जो यहाँ पर गंदगी फैलाएगा, गुटखा थूकने वाले का तो पैर ही टूट जाएगा, ठीक है ना? तो फिर एकदम बढ़िया हो जाए। चलिए, काव्य शास्त्र के अनुसार श्रृंगार रस का स्थायी भाव किसे माना गया है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति यानी प्रेम को माना गया है। श्रृंगार रस के बारे में आपको काफ़ी अच्छे से समझा चुके हैं। श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है, एक वियोग श्रृंगार, एक संयोग श्रृंगार। जब नायक और नायिका के मिलन का वर्णन किया जाता है तो यहाँ पर संयोग श्रृंगार हो जाता है। जब नायक और नायिका के विरह यानी कि दूर होने का वर्णन किया जाता है तो वहाँ पर वियोग श्रृंगार हो जाता है। एग्जाम्पल देकर के आपसे रस पूछेंगे, इसमें कौन सा रस है वो आपको बताना होगा। अभी फॉरेस्ट गार्ड का हमने एनालिसिस कराया, वहाँ पर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 13 नंबर देखिए, फॉरेस्ट गार्ड के क्वेश्चंस को भी हमने इसमें शामिल किया, ताजे ताजे प्रश्न तो वही हैं। किसी अधिकारी को लिखे जाने वाले औपचारिक पत्र फॉर्मल लेटर में विषय सब्जेक्ट लिखना क्यों आवश्यक हो जाता है? ठीक है, तो पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए औपचारिक और अनौपचारिक पत्र होते क्या हैं, इनमें डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। तो औपचारिक पत्र ऐसे होते हैं जो आप किसी सरकारी अधिकारी वगैरह को लिख रहे हो, वहां पर आपको सारे नियम कायदे कानून का पालन करना पड़ता है। अनौपचारिक पत्र वो होते हैं जो आप अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बहन, अपने दोस्तों को लिख रहे हो। दोस्तों को लिखते हो तो कोई नियम कायदे कानून की आवश्यकता नहीं है, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ओए क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, आजकल कहाँ है, ये सब लिख सकते हैं ना। किसको? दोस्त को लिख सकते हैं। अगर अधिकारी को लिख दिया तो वहीं से तुम्हारा जो है निरस्तीकरण हो जाएगा, ठीक है ना? तो औपचारिक और अनौपचारिक पत्र में ये डिफरेंस होता है। अगर आप एक औपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो आप सब्जेक्ट क्यों लिखते हैं, यानी कि मुख्य बात क्यों लिखते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पत्र के मुख्य प्रयोजन, मुख्य उद्देश्य जो है उसको संक्षेप में स्पष्ट करने के लिए। मान लीजिए आपके मोहल्ले में नाली टूटी हुई है, पानी बह रहा है, तो आप सब्जेक्ट में लिखेंगे नाली, मोहल्ले की नाली सही करवाने हेतु बावत। ठीक है, तो ये इतना लिखेंगे तो उसको अधिकारी को ये आइडिया पड़ जाएगा इस पूरे एप्लीकेशन में क्या लिखा गया है, इस मोहल्ले की नाली के बारे में लिखा गया है। ठीक है, वो इंटरेस्टेड होगा तो वो आगे पूरा का पूरा पढ़ लेगा। तो ये मुख्य उद्देश्य होता है, अपनी बात को शॉर्ट फॉर्म में बताने के लिए हम जो है सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़े, 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर है, कविदेव ने अपनी कविताओं में बसंत ऋतु को किस रूप में चित्रित किया है? कविदेव ने बसंत का बहुत बढ़िया वर्णन किया है, तो वही कह रहे हैं कि किस रूप में चित्रित किया है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कामदेव ने कहा कि ये जो बसंत है ना, ये एक नवजात शिशु है, नया नया जन्मा हुआ शिशु है। तो कविदेव ने बसंत को ऋतुराज के रूप में ना दिखाकर कामदेव के एक नन्हे से बालक के रूप में चित्रित किया है। बाकी सारे लेखकों ने जो बसंत इसको ऋतुराज माना, ऋतुओं का राजा माना है, लेकिन इन्होंने कहा ऋतुओं का राजा नहीं है, ये कामदेव का एक नन्हा सा बालक है, जो पेड़ की डालियां उसका पालना है, पत्ते उसके बिछौने हैं और फूल उसके वस्त्र हैं और पवन उसे सुला रही है। ये बात जो है कविदेव ने कहा। अब यहीं से 4 प्रश्न बनेंगे। 4 प्रश्न में ये बोलेंगे कि पेड़ के पत्ते बसंत का क्या है, तो आप बताएंगे बसंत का बिछौना है। पेड़ के फूल बसंत के क्या है, तो आप बताएंगे बसंत के वस्त्र हैं। यहां से ये 4 प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 ये रहा आपके सामने।
जयशंकर प्रसाद की कविता आत्मकथ्य में मुरझाकर गिर रही पत्तियां ये किसका प्रतीक है बताइए। तो पहली बात तो आत्मकथ्य किसके द्वारा लिखी गई है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। उसमें जो पत्तियां मुरझा करके गिर रही हैं उनको क्या दर्शाया है जयशंकर प्रसाद ने। चार ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवन की नश्वरता और दुखों को इन पत्तियों के द्वारा जयशंकर प्रसाद ने दर्शाया है। उनका क्या कहना है आइए देखते हैं। कवि ने मुरझाकर गिरती पत्तियों के माध्यम से मानव जीवन की नश्वरता यानी कि जीवन अमर नहीं है, कभी भी समाप्त हो सकता है, निराशा और जीवन में आने वाले दुखों की ओर इशारा किया है। ये यह बताता है कि जीवन में सुख दुख स्थायी नहीं है, कभी सुख आता है कभी दुख आता है। अभी आप तैयारी कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि भाई मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, सबका हो जा रहा है मेरा क्यों नहीं, तो आप एक डिप्रेशन में हैं। लेकिन जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा ये जो सिक्के का पहलू है ये पलट जाएगा, फिर आपके चेहरे पर केवल मुस्कान ही मुस्कान रहेगी। आपको लगेगा हाँ भगवान मेरी परीक्षा ले रहे थे, आज हमारा सिलेक्शन हो गया है, आज हमारे चेहरे पर मुस्कान है। तो वही कहते हैं भाई टाइम एक जैसा नहीं रहता है, टाइम तुरंत चेंज हो जाता है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता है। तो थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, ये 5-6 दिन जो बचे हुए हैं आपके एग्जाम के सबको भूल जाइए, केवल तैयारी कीजिए और हम आपको वो कंटेंट देंगे कि जिसको आप तैयार करके आसानी से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। अगला देखिए, नागार्जुन की कविता यह दंतुरित मुस्कान में मधुपर्क शब्द का क्या तात्पर्य है बताइए। तो मधुपर्क का क्या अर्थ निकलता है यह आपसे पूछ रहे हैं। तो ये पूरा करवा दिया था ना, क्या है बीच-बीच में ना जो लोग नोट्स भेजते हैं वो तुरंत कॉल करने लगते हैं, थोड़ा-सा वेट नहीं कर पाते हैं ना, तो फिर क्लास डिस्टर्ब हो जाती है ना। मतलब कि जो नोट्स के लिए पेमेंट करते हैं वो थोड़ा-सा तुरंत फ़ोन करने लगते हैं। थोड़ा-सा वेट कर लिया कीजिए पेमेंट करने के बाद, हो सकता है सर क्लास ले रहे हों, है ना? चलिए, तो ये हमने आपको बता दिया था। हाँ, ठीक है। अब नागार्जुन की कविता यह दंतुरित मुस्कान में मधुपर्क शब्द का क्या अर्थ है? तो मधुपर्क का अर्थ है माँ का वात्सल्य रूपी पंचामृत, ठीक है? ऑप्शन बी हो जाएगा। मधुपर्क 5 चीज़ों से बनता है, दूध, दही, घी, शहद और जल का मिश्रण होता है, जो देवताओं को चढ़ाया जाता है। कविता में इसका प्रतीकात्मक अर्थ बच्चे के लिए माँ का वह वात्सल्य और आत्मीयता है, जो जीवन और उसको जो है पोषण देता है। तो बच्चे के लिए माँ के प्यार को यहाँ पर मधुपर्क के रूप में दर्शाया गया है। 17 नंबर देखते हैं, देखिए 17 नंबर कह रहा है दोहा छंद के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी-कितनी मात्राएँ होती हैं? ये प्रश्न आपके अभी फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया तुरंत अभी एग्ज़ाम जो हुआ है। 11-11 होती हैं, 13 होती हैं, 16 होती हैं या फिर 24। तो सही आंसर बी हो जाएगा, 13-13 मात्राएँ जो हैं वो आपको दोहा में देखने को मिल जाती हैं। तो दोहा जो है ना वो एक अर्धसम्मात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएँ होती हैं, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएँ होती हैं। मात्राएँ ही पूछी जा रही हैं आपके एग्ज़ाम में। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। हालाँकि व्याकरण वाला भी वीडियो बनाएँगे हिंदी व्याकरण का, तो आपको अच्छे से समझा देंगे। ठीक है ना? या मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने बना दिया है। चलो जो भी होगा, नहीं बना होगा तो आपको जो है हम करवा देंगे और अगर हो गया होगा तो नोट्स हमने आपको ग्रुप में दिए होंगे। ठीक है ना? चलिए, अगला है देखिए माता का आँचल पाठ के आधार पर भोलानाथ लेखक का वास्तविक नाम क्या है? तो लेखक का वास्तविक नाम क्या है इस पाठ में माता के आँचल में? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तारकेश्वर नाथ जो है वो इनका असली नाम इस पाठ में बताया गया है। 19 नंबर देखते हैं, जॉर्ज पंचम की नाक से पूछा गया है। मतलब कि जॉर्ज पंचम नाक नामक पाठ से पूछा गया, ठीक है? देखिए, तो जॉर्ज पंचम की नाक कहानी में नाक जो है वो किसका प्रतीक माना गया है नाक को? तो नाक को ऑप्शन बी मान-सम्मान का प्रतीक यहाँ पर माना गया है। देखिए, तो साहित्य और मुहावरों में नाक को हमेशा मान-सम्मान, इज्जत और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। जैसे नाक कटना इस कहानी में भी भारतीय स्वाभिमान और ब्रिटिश सत्ता के अहंकार का प्रतीक इस नाक को माना गया है। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर। देखिए 20 नंबर क्या कह रहा है, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर और अथवा या शब्द का प्रयोग होता है वहां पर कौन सा समास होता है। तो इस तरह से आपको जो है डिफरेंस क्रिएट करके कॉम्प्लिकेटेड करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बताइए, दोनों पद प्रधान रहेंगे और अथवा या का जो है आपको यहाँ पर अर्थ मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, द्वंद्व समास आपको देखने को मिलता है, जैसे माता और पिता, दाल और चावल, कढ़ी और चावल, है ना? तो और शब्द आ रहा है या शब्द आए तो वहाँ पर द्वंद्व समास आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए, तो इस तरह से आपके 20 प्रश्न हिंदी के कंप्लीट होते हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि 20 में से आपके कितने नंबर आए हैं। पिछली बार कई सारे लोगों ने कमेंट किया था। अब हम चलते हैं मैथमेटिक्स यानी कि गणित की ओर। आइए देखते हैं गणित का पहला प्रश्न। बिल्कुल आपके जैसा आपके एग्जाम में पूछा जाता है वही पूरा जो है सिलेबस आपके सामने रखा गया है। चलिए, प्रश्न नंबर पहला, इसको आप आराम से सॉल्व कर लीजिए, आप आंसर दीजिए, हम आपको डिटेल सॉल्यूशन कराते हैं। प्रश्न है, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 7x प्लस 3 के मूलों का योग और गुणनफल क्रमशः क्या है? तो पहली बात आपको मूलों का योग बताना है, फिर गुणनफल बताना है। अच्छा, इसका सूत्र हमने आपको बताया था। अगर यहाँ पर कुछ नहीं होता तब तो केवल आप जो है इसका चिन्ह चेंज कर देते और आपका काम बन जाता, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी 2 दिया हुआ है। तो अब ऐसे में आप क्या करेंगे, ऐसे में मूलों के योग का सूत्र लगाएंगे। मूलों के योग का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, मूलों के योग का सूत्र होता है माइनस के b/a।
अब इसमें देखिए b कहाँ पर है? सर b तो 7 है, लेकिन ऑलरेडी सर उसमें माइनस लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएँगे, तो ये 7 हो जाएगा। a का मान 2 दिया गया है, तो प्लस के 7/2 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। कहाँ पर दिया है वो देख लो, साफ-साफ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, दूसरा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 7 और 3 दिया है, लेकिन हमारा तो 7/2 आ रहा है। भाई इसका योग तो 7/2 आ रहा है ना, वो भी प्लस का आ रहा है। अगर प्लस का आ रहा है तो ऑप्शन सी गायब हो गया और ऑप्शन डी तो अपने आप ही गायब हो गया। चलिए पूरा कर लेते हैं। तो ये तो आपका आ गया 7/2। अब गुणनफल की बात करते हैं, यानी अल्फा इंटू बीटा की बात करते हैं, तो क्या होता है सर? c/a होता है। c का मान क्या है? c का मान यहाँ पर 3 है और a का मान 2 है, तो 3/2 ये आपका गुणनफल हो जाएगा, 7/2 आपका योग हो जाएगा। यानी ये पूरा ऑप्शन कहाँ पर मैच कर रहा है? ऑप्शन बी में मैच कर रहा है। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका सॉल्यूशन। यहाँ पर आप सॉल्यूशन भी अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है? पहले सॉल्यूशन मत देखने लगना, पहले आंसर टिक कर लेना, जो भी नंबर आए ईमानदारी से लिख देना, फिर आपको बताएंगे कि हाँ भाई किसके नंबर अच्छे आए हैं, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न है कि भाई समीकरण आपको दे रखा है, क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं। x² माइनस के 5x प्लस के 6, इसका मूल पूछा है, क्या मूल होगा? अच्छा, इसके लिए हमने आपको ट्रिक बताई थी। यहाँ पर आप 2 ऑप्शन ऑलरेडी आप गायब कर सकते हैं, ठीक है? कैसे? हमने कहा था जब भी माइनस प्लस आए तो जो आपका आंसर होगा ना, जो आंसर होगा वो आपका हमेशा प्लस प्लस में आएगा, ठीक है? और प्लस प्लस में जो आएगा तो बड़ी संख्या जो होगी वो आपकी सबसे पहले आएगी, छोटी संख्या बाद में आएगी। अब सबसे पहले इस ऐसे ऑप्शन को हटा दीजिए जहाँ पर हमको ऑप्शन प्लस प्लस में नहीं मिल रहा है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ऑप्शन नंबर डी दोनों माइनस में है, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद में आपका जो ऑप्शन नंबर ए जो है, ये भी दोनों माइनस में है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है? तो ये 2 ऑप्शन आपके हट गए। अब देखो 2 ऑप्शन हमारे सामने बचे हैं। कह रहे हैं कि ऐसी 2 संख्याएं जिनका गुणा करें तो गुणा करने पर तो 6 आए और जब उनको जोड़ें तो वो क्या आए? 5 आए। तो अब ऐसी 2 संख्या कौन सी हो सकती हैं? ऐसी 2 संख्या 2 और 3 ही तो हो सकती है मेरे भाई। 2 और 3 का गुणा करेंगे तो 6 आएगा और जोड़ेंगे तो 5 आएगा। ये 6 और 1 तो नहीं हो सकता ना भाई। 6 और 1 का गुणा करेंगे 6 तो आ जाएगा, लेकिन जोड़ेंगे तो 6 और 1 7 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी आपका चला जाएगा। ऑप्शन ए माइनस की वजह से चला गया, ऑप्शन डी माइनस की वजह से चला गया। फाइनली जो हमारा आंसर बचा है वो ऑप्शन बी बचा है। 2 और 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? बाकी अगर आप डिटेल सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो वो भी हमने करा रखा है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल सॉल्यूशन, ठीक है? लेकिन जो हमने आपका ये द्विघात समीकरण वाला ट्रिक वाली वीडियो बनाई है उसको आप जरूर देख लेना। 50 प्रश्न हमने द्विघात समीकरण के करा रखे हैं, उसमें ये पूरी ट्रिक बता रखी है, ठीक है? आप देखते ही आंसर निकाल सकते हैं, उसमें कुछ करने की आवश्यकता ही आपको नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं मैथमेटिक्स का। कह रहे हैं, देखो कह रहे हैं कि भाई रैखिक समीकरण युग्म युग्म दिए हैं 2 रैखिक समीकरण की। कौन कौन से? दोनों लिख लेते हैं। 3x प्लस 4y बराबर 12, एक तो ये दे रखा है। दूसरा उन्होंने दिया है 6x प्लस KY बराबर 24। कह रहे हैं कि अनंत हल हो तो k का मान क्या होगा? ये अनंत हल वाला आपके एग्जाम में 101% आएगा। इसमें आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, केवल दोनों समीकरण को गौर से देखना है, ठीक है? ऐसे आंखें खोल करके एकदम देखना है कि आखिर क्या हो रहा है। यहाँ पर 3x है, यहाँ पर जस्ट डबल हो गया तो 6x हो गया। अच्छा, यहाँ पर 12 है, जस्ट डबल होकर के 24 हो जा रहा है, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं मेरे भाई। तो अब यहाँ भी आप डबल कर देंगे y वाले में। भाई y में 4 दे रखा है, इसका डबल कर दो तो 4 का डबल क्या होता है? 8 हो जाता है। तो यहाँ पर 4 की जगह पर यहाँ पर 4y लिखा है, यहाँ पर डबल कर देंगे तो 8y हो जाएगा। अब ये 8 आपने किसकी जगह पर लिखा है? सर k की जगह पर हमने 8 लिखा है, तो k का मान क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया? फिर से बता देते हैं भाई, 3 का डबल हो रहा था 6 हो रहा था, ठीक है? 12 का डबल होकर के 24 हो रहा था, तो भाई 4 का भी डबल हो जाएगा ना, 4 का डबल 8 हो जाएगा, तो 8 हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और ये प्रश्न आपके एग्जाम के हर एक जो है शिफ्ट में देखने को मिलेगा। ये अनंत हल वाला होता है। अनंत हल में तीनों बराबर हो जाते हैं। तीनों बराबर कैसे हो जाते हैं? यानी कि a1/a2 बराबर ऐसे होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, तो यही नियम वहां पर फॉलो कर रहा था भाई। ए का डबल हो रहा था, सी का डबल हो रहा था, तो भाई बी का भी डबल हो जाएगा, क्योंकि तीनों बराबर होते हैं ना अनंत हल में। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। बाकी रैखिक समीकरण के 50 प्रश्न हम आपको परसों दे देंगे, ठीक है ना, विद डिटेल सॉल्यूशन। आज हम आपका व्याकरण निपटाएंगे, या तो इंग्लिश का व्याकरण करवा देंगे 100 प्रश्न, या फिर आपका हिंदी व्याकरण करवा देंगे 100 प्रश्न। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 कह रहे हैं कि यदि x प्लस वाई बराबर 14 हो, x प्लस वाई बराबर 14 हो, ठीक है, x माइनस वाई बराबर 4 हो, तो आपको बोला गया है x और y के क्रमशः मान क्या होंगे। दोनों मान पूछ लिए इस बार। देखो, तो दोनों मान निकालने के लिए क्या करते हैं, जब इसमें कोई संख्या ना लिखी हो तो आपको कुछ खास करना नहीं है। क्या करना है, अगर आपको x का मान निकालना है, इस x को हम बड़ा मान मानते हैं और इस y को हम छोटा मान मानते हैं, ठीक है? अब आपको x और y का मान पूछा गया है, तो जब आपको x का मान निकालना है तो इन दोनों को जोड़ दो। 14 और 4 सर 18 हो जाता है, 2 का भाग देंगे तो 9 हो जाएगा, यानी x का मान तो 9 आ गया।
ठीक है, अब यहीं से आपका आंसर आ गया। भाई x का मान 9 कहाँ पर दिखा रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए में दिखा रहे हैं, ऑप्शन ए ही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन हमको y का मान भी सर निकालना है, बता दो। हो सकता है पहले y का मान पूछ लें, तो y का बता देते हैं भाई। 14 में से 4 घटाएंगे क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और 10 का आधा कर देंगे तो 5 हो जाएगा, यानी 9 और 5 हमारा आंसर होगा, जो हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न है, 4 ऑप्शन दिख गए। हाँ, ऑप्शन दिख रहा है, मैंने सोचा ये आंसर है, ये कलर गलत कर दिया है। चलो देखो, कह रहा है कि -5 और 12 की मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी? बताइए, -5 और 12 की मूल बिंदु से दूरी। अच्छा, 5, 12 और एक चीज़ और आती है, बताओ वो क्या आती है? ट्रिपलेट हमने आपको याद कराया है। 5, 12 और एक और चीज़ आती है, बताइए 5, 12 के साथ में और क्या आती है? तो हमने आपको बताया था ट्रिपलेट जो होती है 5, 12 और 17 की ट्रिपलेट होती है, ठीक है? 5, 12 और 13 की, सॉरी 17 नहीं 13 की, 5, 12, 13 की ट्रिपलेट होती है। तो भाई मूल बिंदु से दूरी आपसे पूछी जा रही है, तो मूल बिंदु से दूरी क्या होती है भाई? वही स्क्वायर ही तो करते हैं भाई, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करते हैं, ठीक है? तो हमें पता है भाई 5 का स्क्वायर और जो है 12 का स्क्वायर, इसको जब जोड़ेंगे तो ये आए कितने? 169 के बराबर आएगा अंडर रूट के अंदर, और 169 को जब हम बाहर निकालेंगे तो 13 आ जाएगा। तो 5, 12, 13 की ट्रिपलेट अगर आपको याद है तो आपको इसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। 5 दे रखा है, 12 दे रखा है, अगला आंसर 13 हो जाएगा, ठीक है? कुछ भी नहीं करना है। लेकिन फिर भी आप कहते नहीं सर हमको तो सॉल्व करना है, तो सॉल्व करके बता देते हैं। इसका सूत्र होता है, मूल बिंदु से दूरी का क्या सूत्र होता है? ये होता है कि भाई इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल देते हैं, जो बराबर जो तीसरे वाले के बराबर आ जाता है। तो हम कर देंगे एक्स स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 12 का 144 हो जाएगा। जब इनको जोड़ेंगे तो अंडर रूट के अंदर 169 आ जाएगा। इसको बाहर निकालेंगे तो ये 13 आ जाएगा, जो आपके ऑप्शन बी में दिया गया है, ठीक है? और ट्रिपलेट आपको याद होती तो 1 सेकंड में आप आंसर दे सकते थे, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं, ये रहा अगला प्रश्न। कह रहे हैं उस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे जिसके शीर्ष क्या-क्या दे रखे हैं? 2,4 दे रखा है, ठीक है? 6,4 दे रखा है, 4,10 दे रखा है। अब ये कह रहे हैं भाई इसका आपको निर्देशांक बताना है। तो जब भी किसी त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक पूछे जाएँ तो आपको कुछ खास करना नहीं रहता है। x1, x2 और x3 इन तीनों को जोड़ करके 3 का डिवाइड दे दो, y1, y2, y3 इन तीनों को जोड़ करके 3 का डिवाइड दे दो, बस आपके निर्देशांक निकल जाएँगे। कर लेते हैं भाई, 6 और 2 को जोड़ेंगे 8, 8 और 4 को जोड़ेंगे 12, 12 में जब 3 का डिवाइड देंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन 4 आएगा पहले नंबर पे। तो एक तो 12 खत्म हो गया, ऑप्शन डी खत्म हो गया, ऑप्शन बी खत्म हो गया। बाकी को जोड़ लो, 4 और 4 को जोड़ेंगे 8, 8 और 10 को जोड़ेंगे 18 सॉरी 18 आ गया, 18 में 3 का डिवाइड देंगे तो 3 छंग 18, 6 आ जाएगा। 4 और 6 हमारा आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है? बाकी सॉल्यूशन हमने आपको यहाँ पर दे दिया है, आप देख सकते हैं। चलिए 7 नंबर की बात कर लेते हैं। देखिए 7 नंबर कह रहा है 7 नंबर कह रहा है भाई बिंदु जो है ना, चतुर्थांश जो होता है, चतुर्थांश, चतुर्थांश आप जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये प्रश्न है। कह रहा है कि -4 और +7 ये किस चतुर्थांश में स्थित होते हैं? तो माइनस और प्लस जो होता है वो सेकंड कोऑर्डिनेट में आता है, ठीक है? दूसरे चतुर्थांश में आता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीय, ठीक है? कौन से द्वितीय में? केवल आपको चिन्ह याद होने चाहिए कौन-सा कौन से में आता है, ठीक है? तो माइनस और जिसमें x माइनस होता है और y धनात्मक होता है, वो आपको द्वितीय चतुर्थांश में यानी कि सेकंड कोऑर्डिनेट में देखने को मिलता है, तो सेकंड ही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए प्रश्न नंबर 8 ये आपका ट्रायंगल से पूछा गया है। कह रहा है कि क्या कह रहा है देखिए, आप सॉल्व कर लिया करो, है ना? वीडियो को पॉज़ करके सॉल्व करके आंसर लगा लिया करो, फिर सॉल्यूशन देखा करो। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में, ठीक है? बना देते हैं त्रिभुज, कहाँ बनाएँ? चलो आपने सॉल्व कर लिया होगा, आंसर आपको बता देते हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन सी आ जाएगा, 4 आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये रहा एक त्रिभुज ए, बी और सी, ए, बी और सी। कह रहे भाई डी जो है ना वो बीसी का पैरेलल है, तो यहाँ पर एक लाइन खींच रखी है उन्होंने, क्या? डी और ई, ठीक है? कह रहे हैं बीसी के समांतर है, यानी कि ये और ये दोनों समानांतर हैं, ठीक है? अब ये कह रहे हैं कि जो इसमें मान दे रखा है कि एडी का मान 3 है, यानी कि ये जो मान है ना, दूसरी कलर चेंज कर लेते हैं, कलर कर लीजिए, ये वाला कर लीजिए। एडी का मान जो है वो 3 है, ठीक है भैया? 3 लिख दिया। उसके बाद डीबी का मान जो है वो 2 है, तो डी और बी के बीच में 2 है, ठीक है? उसके बाद कह रहे हैं एई का मान 6 है, ठीक है? एई का मान 6 हो गया। कह रहे हैं कि ईसी की लंबाई आप बता दीजिए, इस ईसी की लंबाई आपसे पूछी गई है, तो इसमें कुछ खास करना नहीं होता है। क्या करना होता है वो आपको बता देते हैं। एडी अपॉन डीबी तो 3/2 यहाँ पर लिख दो, सब बराबर-बराबर सामने-सामने लिखते चले जाओ। 3 के सामने क्या है? 6 है, तो बराबर करके 6 लिख दो। 2 के सामने क्या है? x है, तो 2 के सामने x लिख दो। अब कर लो सॉल्व। भाई 3 से काटेंगे 6 2 बार जाएगा, कैंची का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, x की वैल्यू 4 आ जाएगी, जो हमारे ऑप्शन नंबर सी में दी गई है। तो जब भी कभी आपको त्रिभुज बना करके और जो इसका समानांतर बता दिया जाए, तो बस चारों भुजाएँ एक दूसरे के समान हो जाएँगी, बराबर हो जाएँगी। यानी कि ये वाली भुजा इसके सामने वाले के बराबर होगी, ये वाली भुजा इसके सामने वाले के बराबर होगी, और 3 का मान आपको दे रखा होगा, 1 का पूछा होगा, तो बस उसी मान को इसमें रख करके आप सीधे आंसर निकाल लेंगे, कुछ भी करने की आवश्यकता उसमें नहीं पड़ेगी, ठीक है? और ये थेल्स प्रमेय है, थेल्स प्रमेय के अनुसार इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने।
ये रहा। देखिए क्या है प्रश्न, देखिए कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, ऐसी समकोण त्रिभुज है आपका चेहरा खिल जाना चाहिए, क्योंकि समकोण त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल इसमें फिट हो रहा होगा, यानी कि वो जो ट्रिपलेट होगी वो कहीं ना कहीं इसमें फिट हो रही होगी। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 17 सेंटीमीटर है, बना दीजिए समकोण त्रिभुज। अरे कलर चेंज कर लें, ब्लू कर लें, ठीक है। बना दीजिए, ये बना दिया हमने समकोण त्रिभुज। कह रहे हैं कि कर्ण जो है ना उसका 17 है, ठीक है भैया, कर्ण 17 है। एक भुजा 8 है, कोई भी 8 मान लो ऊंचाई इसकी 8 हो जाएगी, ठीक है। कह रहे हैं इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल तो आपको एक हमने ट्रिक नहीं ट्रिपलेट याद करवाई है कि भाई 8 और 17 दिया गया हो तो अगली जो ट्रिपलेट होगी वो 15 होगी, अगला जो मान आएगा वो 15 आएगा। कैसे आएगा, इसका स्क्वायर करके और जोड़ करके जब आप अंडर रूट निकालेंगे तो 15 के बराबर आएगा, ठीक है। तो ट्रिपलेट अगर आपको याद है 8 17 15 की, तो एक तो 8 हो गया, दूसरा 17 हो गया, यानी आधार इसका 15 हो जाएगा, ठीक है। अब 8 17 15 हमको पता चल गया। हम जानते हैं कि जब त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान हमको दिया गया है तो हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इस सूत्र से निकालते हैं, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, इस सूत्र से निकाल लेते हैं। तो भाई हम लिखेंगे 1/2, आधार हमने क्या निकाल रखा था, 15 निकाल रखा था, ऊंचाई हमने 8 निकाल रखी थी, 2 से काटेंगे 8 4 बार जाएगा, 15 और 4 का गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30, 15 चौके 60 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ट्रिपलेट आपको जितनी ज्यादा हो सके, मेन जो ट्रिपलेट है भाई 3 4 5 की, ठीक है, 8 15 17 की, 5 12 13 की, ये बहुत ऐसी ट्रिपलेट हैं जो हर एग्जाम में आपको मिलेंगी, और अगर आपको ये ट्रिपलेट याद है तो आप सवालों को देखते ही उड़ाते हुए निकल जाएंगे। फिलहाल 60 इसका आंसर होगा। कैसे होगा वो यहाँ पर सॉल्यूशन भी हमने आपको दे दिया है। चले 10 नंबर पर चलते हैं। देखिए 10 नंबर कह रहा है किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 70 है, तो उन स्पर्श बिंदुओं के द्वारा केंद्र पर जो कोण होगा वो केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाया जाएगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिए आप, फिर हम आपको आंसर बताते हैं, ठीक है। चलिए बताइए, जो केंद्र पर जो कोण होगा वो कितने का बनेगा, ये आपसे कह रहे हैं। देखिए तो देखो इसमें क्या होता है कि जो दोनों बिंदु पर जो कोण बनते हैं, जो दोनों बिंदु पर कोण बनते हैं, वो दोनों बिंदु पर जो कोण बनेंगे वो एक दूसरे के संपूरक होंगे। क्या होंगे, संपूरक होंगे। और संपूरक का अर्थ क्या है कि यानी दोनों कोणों का योग क्या होगा, दोनों कोणों का योग x प्लस वाई का योग जो है 180 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। इसमें से एक कोण हमको दे रखा है, एक कोण क्या है 70 दे रखा है, मान लीजिए x की वैल्यू उन्होंने 70 दे रखी है, दूसरा कोण हमसे पूछा है, आप निकाल नहीं सकते क्या, क्यों नहीं निकाल सकते सर, इस 70 को इस तरफ पहुंचा दो, 180 में से 70 हट घटा दो, क्या बचेगा 110 बचेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर एक नियम आपको ध्यान रखना है कि किसी भी वृत्त पर बाहरी कोण पर जो केंद्र बनता है वो हमेशा संपूरक बनता है आंतरिक कोण का। तो यहां पर ऑलरेडी बता रखा है कि एक कोण 70 दे रखा है, तो दोनों कोण जो है वो क्या होते हैं, एक दूसरे के संपूरक होते हैं, 180 होते हैं। एक हमको 70 दे रखा है, वाई का मान हम इसमें से घटा करके 110 डिग्री निकाल लेंगे, जो कि हमारे सी ऑप्शन में दिया, यहाँ पर सॉल्यूशन भी दिया है, देख लेना, ठीक है। चलिए अब 11 पर चलते हैं। देखो 11 कह रहे हैं, 11 क्या कह रहे हैं, देखिए 11 नंबर का प्रश्न कह रहे हैं कि यदि एक वृत्त, अरे मिटा दो इसको, यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यानी कि पहले जो त्रिज्या 1 थी ना, 100% बढ़ा दिया। 100% का मतलब इसमें एक में और एक जोड़ दो भाई, एक का 100% क्या होता है, एक होता ना, एक में एक जोड़ा, यानी कि ये जो त्रिज्या है उसको 2 कर दिया है। अब कह रहे हैं कि क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो भाई आपको पता है भाई क्षेत्रफल त्रिज्या का स्क्वायर होता है ना, तो जब त्रिज्या 2 हो गई है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा। 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, यानी क्षेत्रफल तो भैया 400% बढ़ जाएगा। अब वही कह रहे हैं कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो पहले कितना था, पहले 100% था, अब कितना हो गया 400% हो गया। कितने प्रतिशत बढ़ गया मेरे भाई, तो ये कितना बढ़ गया, 100 से 400 मतलब 300% बढ़ गया है। तो बढ़ने वाली आपसे पूछी गई थी, अगर ये पूछा जाता है कितना हो जाएगा तो आप 400% बताते, लेकिन आपसे कह रहा कितना बढ़ गया है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 300% की वृद्धि हुई है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर बहुत सारे लोग गलती करके आएंगे, 400 लिख करके आएंगे, लेकिन ध्यान रखना 400 तो तब होगा जब वो पूछे कि कितनी हुई है, ठीक है, फाइनली कितनी हो गई है। वो फाइनली नहीं पूछ रहा मेरे भाई, वो ये कह रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई है, तो हम बता देंगे मेरे भाई कि 300% की वृद्धि हुई है। ये रहा अगला सवाल, देखिए क्या कह रहे हैं, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को पिघला करके 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, जो बड़ी वाली संख्या है उसमें छोटे वालों का भाग दे देते हैं, और ये हर जगह करना है, चाहे बेलन का पूछें, गोला का पूछें, त्रिभुज का पूछें, ट्राइंगल पूछें, कुछ भी पूछें, तो बड़े वाले में छोटे वाले का हमेशा भाग दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में जो निकल करके आएगा उसको सूत्र के अनुसार हम फिट करते हैं। तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं क्या होगा। तो 12 सेंटीमीटर भुजा है, इसमें छोटे वाले का भाग दो, 3 चौक 12, यानी एक भुजा हमारी 4 निकल के आ गई। लेकिन हमसे कह रहे हैं कितने घन बनाए जा सकते हैं, तो घन के जो आपका ऊंचाई समान होने पर
ऊंचाई समान होने पर हम क्या करते हैं, घनों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम इसमें जो क्यूब कर देते हैं ना, उस घन का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो घन का क्यूब कर दो, घन का मान कितना निकला है भाई, एक भुजा का मान 4 निकल के आया है, इसका क्यूब कर दो, क्यूब करोगे कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 घन बनेंगे। यानी कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को अगर हम पिघलाते हैं और 3 सेंटीमीटर के अगर हमको छोटे छोटे घन चाहिए तो कितने घन बनेंगे, तो 64 घन बनेंगे मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन सी आंसर होगा। ये रहा सॉल्यूशन, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो सीधे आपको भाग देना है और उसका घन यानी कि क्यूब कर देना है। क्यूब करेंगे तो 4 का घन कितना होता है, 64 होता है, तो 64 हमारा सही आंसर निकल करके आ जाएगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है, थोड़ा सा समझना है इसमें आपको। कह रहे हैं समान त्रिज्या, त्रिज्या समान है, समान ऊंचाई, ऊंचाई समान है। 3 चीजें हैं, कौन कौन है, एक बेलन है, एक अर्धगोला है और एक शंकु है। इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो इसमें ना तो आपको त्रिज्या दे रखी है ना ऊंचाई दे रखी है। अब आपको इसमें एक बेसिक पता होना चाहिए कि इन तीनों में कौन सी चीज बड़ी होती है और कौन सी चीज छोटी होती है। ठीक है, तो जब भी समान त्रिज्या की बात की जाए तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ऐसे में अर्धगोला जो होता है, अर्धगोले का सूत्र क्या होता है भाई, जो आपका सबसे पहले बेलन की बात कर लें, बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर क्यू होता है। ठीक है, पाई आर क्यू होता है। अर्धगोले का होता है क्या, 2/3 पाई आर क्यू। ठीक है, पाई आर क्यू। शंकु का होता है 1/3 पाई आर क्यू। ठीक है, 1/3 पाई आर क्यू। ये तीनों सूत्र आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो क्रम से हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, 3, 2 और 1 का मिलेगा पैटर्न। इसमें क्या होगा कि जो बेलन है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, बेलन का आयतन सबसे ज्यादा निकलता है, उसके बाद अर्धगोले का निकलता है और उसके बाद में जो शंकु का निकलता है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि आपका हो क्या, 3, 2 और 1। यहाँ पर सॉल्यूशन देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। समान त्रिज्या और ऊंचाई होने पर जो बेलन का आयतन होता है वो सबसे ज्यादा होता है। ये याद रखना आप कि बेलन, शंकु और अर्धगोले में बेलन का आयतन सबसे ज्यादा होगा, दूसरे नंबर पर अर्धगोला आएगा और तीसरे पर शंकु आएगा। तीनों के सूत्र हमने आपको बता दिए हैं, उनको रेशियो में रख करके जब आप काटा पीटी करोगे ना तो लास्ट में 3:2:1 का ही अनुपात मिलेगा। तीनों का सूत्र रख करके आराम से काट लेना भाई, पाई से पाई कट जाएगी। ठीक है, और जो भी कटता रहे भाई, 2/3 में देखो पाई से पाई कट जा रही है। ठीक है, पाई से पाई कट जा रही है, आर क्यू से आर क्यू कट जाएगा, तो ऑलरेडी कट जाएगा क्योंकि ऑलरेडी बता रखा है भाई ऊंचाई और जो त्रिज्या दोनों समान है। तो इनको तो आप सॉल्व ही नहीं करना है, बस केवल 2/3 रेशियो 1/3 रेशियो, कहाँ गया, कहाँ गया ये, 1/3 2/3 और केवल 1। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा 3:2:1 के अनुपात में आएगा। ठीक है, लेकिन वैसे आपको डायरेक्ट याद रखना है कि अगर आपसे आयतन पूछा जाए तो हमेशा ध्यान रखना बेलन का आयतन ज्यादा होगा, फिर अर्धगोला होगा, फिर शंकु होगा। चलिए अगला, अगला है यदि किसी गोले का आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के बराबर है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल, ये ट्रेंडिंग में क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहे हैं कि यदि किसी गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल का संख्यात्मक रूप से वो मान बराबर है तो त्रिज्या आपसे पूछ रहे हैं कि त्रिज्या क्या हो जाएगी। अब दोनों का सूत्र अगर आपको याद होगा तो आप इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर रहे होंगे। बताइए, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनको सॉल्व करके बताइए, फिर हम आपको डिटेल में बताते हैं। तो देखो हम जानते हैं भाई गोले का जो आयतन होता है ना, गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो इन्होंने कहा कि भाई गोले का जो आयतन है और इसका बराबर किसके है, पृष्ठीय क्षेत्रफल के, उसी गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बस अब इनको आमने सामने काट दो, देखो क्या क्या होगा। 4 से तो 4 कट जाएगा, हाँ सर। पाई से तो पाई कट जाएगा, हाँ सर कट जाएगा। आर क्यू से आर स्क्वायर कटेगा, लेकिन एक आर यहाँ पर बचा रह जाएगा। और आपसे क्या पूछा था, त्रिज्या ही तो पूछी थी मेरे भाई। भाई 1/3 यहाँ पर बच रहा है और यहाँ पर आर बच रहा है, तो अब कैंची का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैंची का गुणा करेंगे तो आर की वैल्यू जो है वो 3 के बराबर आएगी। यानी यहाँ पर जो त्रिज्या बचेगी वो क्या बचेगी, ऑप्शन बी 3 यूनिट बचेगी। समझ में आया है, फिर से बताएं क्या। देखो हमको पता है कि हमको सूत्र याद करना पड़ेगा, सूत्र अगर हमने नहीं याद किया तो हमारे लिए अस्पताल सहायक बनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री ये सब पूछे जाएंगे, है ना। तो सूत्र हमको याद होना चाहिए। हमें पता है भाई ये जो आयतन होता है ना, गोले का आयतन, इसका सूत्र 4/3 पाई आर क्यू होता है, पाई आर क्यू होता है। और गोले का जो आपका और क्या दिया गया है भाई, क्या दिया है देखो, गोले का एक तो आयतन पूछा गया है, आयतन के अलावा पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो 4/3 पाई आर क्यू इसका हो जाता है। ठीक है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसमें जो कट रहा है उसको काट देंगे भाई, 4 से 4 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। यहाँ पर आर क्यू बचा था, आर क्यू में से आर स्क्वायर घटाएंगे, एक आर यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर 3 बच जाएगा, और सीधे सीधे आर की वैल्यू 3 आ जाएगी, है ना। सूत्र याद रहेगा तो आप आसानी से इन क्वेश्चन को उड़ाते हुए निकल जाएंगे। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखिए। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है सांख्यिकी में, ठीक है, स्टैटिक्स की बात कर रहे हैं। स्टैटिक्स में किसी डेटा का मान 10, यानी कि जो माध्य है ना वो माध्य 10 है, माध्य का 12 है, बहुलक पूछा गया है। तो बहुत ही फेमस आपने एक सूत्र सुना होगा, अनुभज्य सूत्र। अनुभज्य सूत्र क्या कहता है, अनुभज्य सूत्र कहता है भाई बहुलक जो है ना, जो बहुलक होता है, ये बहुलक का मान 3 गुणा माध्य का, 3 गुणा माध्य का माइनस 2 गुणा माध्य के बराबर होता है।
ठीक है, ये सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, ये ट्रिक भी कह सकते हो, सूत्र भी कह सकते हो। अब इसी में मान रख दो, मान रखते हैं भैया बहुलक निकालना है हमको, क्या दे रखा है, हमसे बहुलक ही पूछा है, तो ठीक है बहुलक की जगह पर हम x लिख देंगे। उसके बाद 3 गुणा माध्यिका, माध्यिका का मान कितना दे रखा है, 3 गुणा 12 माइनस 2 गुणा माध्यिका मान कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, बस सॉल्व कर लो। 12 3 36 और 10 दूनी 20, 20 में से 36 गई, कितना बचा, 16 बचा। 16 हमारा आंसर होगा, कहाँ दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अनुभज्य सूत्र आपको याद होना चाहिए, जो कि ये होता है, अनुभवजन्य सूत्र जो होता है वो ये होता है, ठीक है। ये क्या होता है कि बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य, ये बहुत पूछा जाता है सूत्र, याद रखना। इसी ट्रिक से आप जो है आंसर निकाल सकते हैं। चलो, कह रहा है कि प्रथम 25 लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो ध्यान रखना, अगर विषम प्राकृतिक संख्या दी गई हो तो कितनी भी विषम प्राकृतिक संख्या दी गई हो उनका मान उतना ही होता है जो शुरू में कहा गया हो। तो भाई 25 की बात की गई है तो इसका जो माध्य होगा वो 25 ही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कुछ याद ही नहीं करना है भाई, प्रथम n विषम संख्याओं का जो माध्य होता है वो n ही होता है, ठीक है। तो 25 का दिया 25 हो जाएगा, 36 देते 36 हो जाता, 40 देते 40 हो जाता, 1000 देते तो 1000 हो जाता, ठीक है। तो विषम प्राकृतिक संख्या अगर दी गई हो तो उनका जो माध्य होगा, जो उनका आपका जो है मॉड पूछा जाएगा, मीन जो पूछा जाएगा वो वही होता है जितनी संख्या दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं ना, काफी टाइम लग रहा है। चलो, कह रहा है कि यदि किसी आंकड़े के प्रत्येक प्रेक्षण में 5 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य क्या हो जाएगा। भाई अगर तुमने एवरेज निकाल रखा है, ठीक है, प्रत्येक एवरेज में अगर 5-5 जोड़ते चले जाओ तो फाइनली जो एवरेज होगा वो क्या होगा, वो भी भैया 5 जुड़ जाएगा, वो भी 5 बढ़ जाएगा। देखो कौन सा ऑप्शन दिया है, तो पुराने माध्य में 5 जुड़ जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। 18 नंबर, 18 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई एक थैले में तीन लाल गेंदे हैं, 5 काली गेंदें हैं, 7 सफेद गेंदें हैं। आपको यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकालनी है, निकाली गई गेंद के काली ना होने की प्रायिकता पूछेगी। ये जो हम गेंद निकाल रहे हैं ना वो काली ना हो जाए, इसकी क्या प्रायिकता होगी बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब चलो हम आपको ट्रिक बताते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना होता है। भाई काली गेंद ना होने की प्रायिकता क्या होती है, एक में से काली गेंद होने की प्रायिकता घटा दो, यानी एक में से काली गेंद होने की प्रायिकता घटा दो, काली होने की, ठीक है। तो कैसे घटाएंगे, हमको पता कैसे चलेगा भाई काली गेंद कितनी है। तो हम जानते हैं भैया कि टोटल गेंद कितनी है, टोटल तो सर गेंद कहाँ है, देखो तो 7 5 12 3 15, टोटल सर 15 गेंदें हैं, ठीक है, ठीक है। काली गेंद है कितनी, सर काली गेंद 5 है। तो अब ये प्रायिकता तो पता चल गई कि 5/15 हो गई काली गेंद होने की प्रायिकता, क्या, काली गेंद होने की प्रायिकता। अगर आपसे पूछते कि कुल कितनी काली गेंदें हैं मेरे भाई, तो आप कह देते सर 5/15 काली गेंदें हैं, ठीक है। लेकिन हमसे ये नहीं कह रहा, हमसे कह रहा है काली गेंद ना होने की प्रायिकता पूछ रहा है, ठीक है। तो काली गेंद ना होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, इसको 1 में से घटा दो, ठीक है। तो 5 एकन 5, 5 3 15, ठीक है, यानी कि 1 - 1/3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, 3 एकन 3, 3 में से 1 गया 2, 2/3 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बाकी पूरी तरह सॉल्व करना चाहते हैं तो ट्रिक और डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है, आप अच्छे से इसको देख लेना मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं 19 नंबर पर। देखो 19 नंबर क्या कह रहा है, 1 मिनट, आंसर दिख जाता है। 19 नंबर क्या कह रहा है, 19 नंबर प्रायिकता के 3 सवाल हमने रखे क्योंकि प्रायिकता पिछले वाले सेट में नहीं दे पाए थे हम, शायद 1 ही सवाल दिया था। इस बार हमने पूरे 3 सवाल कर दिए हैं। कह रहे हैं कि एक 52 ताश की एक अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है। पत्ते पर एक अभाज्य संख्या प्राइम नंबर होने की क्या प्रायिकता होगी। तो पहली बात हम जानते हैं टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52 होते हैं। अच्छा प्राइम नंबर कौन-कौन से होते हैं, तो शुरू में ही आपको बताया था, वे संख्याएं जो केवल खुद से कटें और किसी से ना कटें उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। तो 1 से 10 तक की संख्या में 4 प्राइम नंबर होते हैं जो केवल खुद से कटेंगे और किसी से नहीं कटेंगे, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एक रंग के कितने पत्ते होते हैं, 4 पत्ते होते हैं, है ना। तो 4 तो ये हो गए, हमको पता भाई 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, है ना। और 4 संख्याएं हमको मिली गई हैं, तो 4 गुणा 4 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। सर 4 गुणा 4 कैसे कर दिया वो बताते हैं, परेशान ना होइए। देखिए देखो 2 3 5 7 ये 4 नंबर हमने निकाल लिए, ठीक है। देहला तक होता है, इक्का से लेकर के देहला तक होता है, ठीक है, हमको पता है सर, ठीक है। इसमें हमको 4 नंबर निकालने हैं, 2 3 5 और 7 के। अब ये 4 प्रकार के पत्ते होते हैं ना भाई ताश में, भाई एक चिड़ी होती है, ठीक है, एक लाल पान होता है, एक ईंट का पत्ता होता है, एक और कौन होता है, एक और गुलाम होता है, क्या होता है, मतलब देखो 2 काले तरह के पत्ते होते हैं, मतलब काले तरह के 4-4 पत्ते होते हैं और 4-4 पत्ते जो है लाल तरह के होते हैं, अलग-अलग कलर के होते हैं, लाल पान, काला पान, ठीक है, 2 हो गए। उसके बाद में चिड़ी और ईंट, ये 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। चारों प्रकार के पत्तों में से हमें 2 3 5 7 निकालने हैं, तो 4 तो ये हमने नंबर निकाल लिए और 4 प्रकार के पत्ते हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 16 हो गए। और कुल कितने होते हैं, तो कुल होते हैं 52। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या वो हमने 16 निकाल ली, टोटल परिणामों की संख्या हमने 52 निकाल ली। बस 16 और 52 को सॉल्व कर लीजिए, 4 से काटिए, 4 चौक 16, 13 चौक 52, 4/13 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। समझ में आ गया ना। तो थोड़े से आपको 1 आध 2 प्रश्न ऐसे मिल सकते हैं ट्रिकी वे में, जो थोड़े से आपको समय खींचेंगे, ठीक है। बाकी सॉल्व हमने यहाँ पर पूरा कर दिया है। 52 नंबर 20 नंबर देखिए, 20 नंबर कह रहे हैं, ताश के 52 पत्तों की एक अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में
एक पत्ता निकाला जाता है, उस पत्ते के लाल रंग होने की क्या प्रायिकता होगी बताइए। तो पहली बात तो आपको सबसे पहले ये निकाल लेना है कि सबसे पहले टोटल पत्ते कितने हैं? सर 52 होते हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं कि लाल रंग का पत्ता हमको निकालना है, तो पूरी जो पत्ते होते हैं उसमें फेस कार्ड कितने होते हैं? फेस कार्ड पूछ रहे हैं ना, एक पत्ता निकाला जाता है उसके फेस कार्ड कितने होते हैं? सर फेस कार्ड उसमें होते हैं 12, ठीक है। 12 फेस कार्ड होते हैं, है ना। 12 फेस कार्ड कैसे होते हैं? देखो उसमें फेस कार्ड का मतलब है, एक तो बेगम होती है, ठीक है, एक गुल्टा होता है, किंग कहते हैं उसको। तो बेगम हो गया, गुल्टा हो गया, इक्का हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से कुल मिलाकर के 12 फेस कार्ड होते हैं। 12 में से लाल कितने होंगे? तो 6 लाल हो जाएँगे, 6 काले हो जाएँगे, है ना। भाई एक लाल पान और जो होता है ईंट, ये लाल कलर की होती है, काला पान जिसे गुलाम कहते हैं और चिड़ी ये काले कलर की होती है। हमसे कह रहे हैं कि लाल होने चाहिए और फेस कार्ड होने चाहिए। तो टोटल तो 12 पत्ते होते हैं फेस वाले, जिसमें से लाल कितने होंगे? 6 लाल होते हैं और 6 काले होते हैं, तो 6 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब हमको मिल गया, हमको अब कुछ निकालना नहीं है। 6/52 हमारा आंसर हो जाएगा। पूरा सॉल्व करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 से काटेंगे 2/26 हो जाएगा, ठीक है। अरे हाँ, 2 3/26 हमारा आंसर हो जाएगा। कहाँ दिया है? ऑप्शन ए में 3/26 दिया है। फिर से समझा दें कि समझ गए, है ना? देखो फिर से समझा देते हैं। क्या रहा है? भाई 52 ताश की गड्डी है, 52 लिख दिया हमने। कह रहे हैं कि हमको चाहिए एक तो लाल रंग चाहिए और फेस कार्ड चाहिए। तो फेस कार्ड हमको पता है कि टोटल फेस कार्ड सर 12 होते हैं, जिसमें 6 तो लाल होते हैं और 6 काले होते हैं। हमसे लाल फेस कार्ड पूछा तो 6 वाला ऊपर लिख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, 3/26 आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। अब आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बताएंगे कि मैथमेटिक्स में आपके कितने नंबर आए हैं और हम चलते हैं साइंस की ओर, ठीक है। चलिए ये रहा साइंस का पहला प्रश्न। 20 में से कितने नंबर आपके आए हैं ये आप बता देना मैथ में, ठीक है। चलिए साइंस की ओर चलते हैं। 50 मिनट लग गए दो सेक्शन में, है ना। अब अपन खींच लेंगे सेक्शन, ठीक है, क्योंकि अब इसमें मैथ तो है नहीं, मैथ में ज़्यादा टाइम लगा देते हैं हम, क्यों? क्योंकि आपको समझाने में समय निकल जाता है। चलिए अब तेज चलेंगे अपन। चलिए साइंस का पहला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में विषम पोषी स्तरों पर हानिकारक रसायन जैसे कीटनाशकों का संचय करना, ये क्या कहलाता है? अभी यूपी लेखपाल का एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, एज इट इज यही प्रश्न पूछा था कि भाई अगर खाद्य श्रृंखला में जो विभिन्न पोषक स्तर है इस पर हानिकारक जो रसायन होते हैं जैसे डीडीटी वगैरह हो गया, इन डीडीटी वगैरह का जब संचय हो जाता है तो इस संचय को हम क्या कहते हैं? बताइए क्या कहेंगे? जैव निम्नीकरण, जैव आवर्धन कहेंगे या फिर यूट्रोफिकेशन कहेंगे या ओजोन क्षरण कहेंगे? भाई ओजोन से तो कोई मतलब ही नहीं है, यूट्रोफिकेशन भी नहीं होगा, इसको हम जैव आवर्धन कहते हैं। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए पूरा सॉल्यूशन देख लीजिए। अच्छा आप इसको पढ़ लेंगे क्या सॉल्यूशन, है ना? आप अच्छे से पढ़ सकते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बस आपको समझा दे रहे हैं, इसमें क्या होता है जैसे डीडीटी तुमने छिड़क दिया खेत में, ठीक है। अब इस डीडीटी को क्या होता है कि पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, उनको अपने अंदर संचय कर लेते हैं, यानी इकट्ठा कर लेते हैं। इस इकट्ठा करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? जैव आवर्धन कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा। देखो ये तो डायरेक्ट प्रश्न है, ये भी साइंस वाली हमने वीडियो में कराया भी था आपको। देखिए पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक लगभग कितना होता है? पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33 होता है। डायरेक्ट प्रश्न है, इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 देखिए, कह रहे हैं मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? तो बहुत बार आपको समझा रखा है, फॉरेस्ट गार्ड में भी समझाया था कि जो हमारा भोजन होता है ना, उसका देखो यहाँ पर पीसने-वीसने का काम तो हम ऐसे कर देता है, लेकिन यहाँ पर हमको एटीपी नहीं मिलती, मतलब ऊर्जा नहीं मिलती यहाँ पर। ऊर्जा हमको कहाँ से मिलती है? छोटी आंत में जब भोजन पहुँच जाता है। जब हमारा भोजन इस छोटी आंत में जाकर के पहुँच जाता है, तो यहाँ पर बिलाई नामक संरचनाएँ पाई जाती हैं। उँगली जैसी संरचनाएँ होती हैं, इसको हम बिलाई कहते हैं। ये बिलाई क्या करती हैं? यहाँ से पोषक तत्वों को सोखने का काम करती हैं, ठीक है। फिर वो पोषक तत्वों को सोख करके माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंचाती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण करती है एटीपी के रूप में। एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण हो गया, फिर उस ऊर्जा को जो है हमारे अलग-अलग ऑर्गन्स को पहुंचा दिया जाता है। लो भैया खाना बन गया है, ऊर्जा मिल गई है, तुम लोग अपना खाना लो और खाना खाओ और अच्छे से काम करो, ठीक है। तो छोटी आंत में ये सारी प्रक्रिया होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए छोटी आंत जिसे हम क्षुद्रांत भी कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन मुख्य स्थल यहीं पर है। यहाँ यकृत से पित्त रस आ जाता है, अग्नाशय से अग्नाशयी रस आ जाता है। फिर ये दोनों मिलकर के इस पूरे भोजन का पाचन कर देते हैं और ऊर्जा का संचय हमको जो है यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आगे बढ़े, 4 नंबर देखिए। 4 नंबर कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका के विभाजन को बढ़ावा देता है? पादप हार्मोन यानी कि यहाँ पर पेड़ पौधों की बात की गई है। पेड़ पौधों में कोशिका का विभाजन कौन सा हार्मोन करता है बताइए? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन या फिर एब्सिक अम्ल? सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर साइटोकाइनिन। ये क्या करता है? कोशिका का विभाजन करता है, यानी पौधों को बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। तो साइटोकाइनिन वह पादप पदार्थ है जो विशेष रूप से कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन को प्रेरित करता है, जिससे पौधे के उन भागों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है जहाँ कोशिका विभाजन तेजी से होता है, जैसे फल और बीज में। फल और बीज जो होते हैं बहुत तेजी से बढ़ते हैं। एक बार अगर फल का बीज छोटा सा लग गया ना, तो बहुत तेजी से बड़ा हो जाता है ना। तो यहाँ पर कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साइटोकाइनिन नामक जो आपका पादप हार्मोन होता है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है किसमें? बीज में और पौधे में। भाई बीज तुमने अगर बो दिया ना, तो कुछ दिन बाद देखोगे कि वहाँ पर पौधा आ गया है, ठीक है। फिर उस पौधे को बड़े होने में टाइम लगेगा, लेकिन बीज से पौधा बनने में टाइम नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बीज में साइटोकाइनिन होता है। 5 नंबर पर चलते हैं। देखिए
5 नंबर क्या है, ब्रायोफिल्म पत्थर चट्टा में कायिक प्रवर्धन शरीर के किस भाग में होता है? बताइए, जड़ में होगा, तना में होगा, पत्ती में, पुष्प में? तो इसका आंसर पत्ती हो जाएगा। जो पत्थर चट्टा होता नहीं है, खेतों में पाया जाता है, पत्थर जैसा, मतलब कि ऐसे गोल-गोल इसकी पत्तियाँ होती हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो पत्ती होती है ना, ये पत्ती जैसे नमी हो गई, ठीक है, बारिश हो गई, ठीक है, बारिश में ये पत्ती है, ये टूट करके गिर गई या फिर ज़मीन से टच कर गई। तो इस पत्ती की जो बाहरी परत होती है ना, इस बाहरी परत पर वो क्षमता होती है, कायिक प्रवर्धन की क्षमता पाई जाती है। अगर शरीर से ज़मीन से टच कर जाएगी ना, तो यहाँ पर एक नया पौधा हो जाएगा। यहाँ टच करेगी तो यहाँ पर नया पौधा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगी, यहाँ हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, जब बारिश होती है तो आप देखते हैं खेतों में हरे-हरे कलर की एक पत्थर चट्टा पूरा हो जाता है। यहाँ पर कुछ और ही कहते हैं, ठीक है ना? हमारे तरफ तो भाई चंबल में पत्थर चट्टा ही कहते हैं उसको, ठीक है? चंबल संभाग में पत्थर चट्टा कहते हैं। हरे-हरे कलर का होता है, गोल-गोल पत्तियाँ उसकी होती हैं, ठीक है? तो गोल-गोल पत्तियाँ जो हैं वो धीरे-धीरे क्या होता है, पूरे खेत में फैल जाती हैं। फिर कहते हैं यार इस पे जो है दवाई छिड़को, इसको साफ करो, नहीं तो पूरा खेत खराब हो जाएगा ना। तो वो जो पत्थर चट्टा होता है उसमें कायिक प्रवर्धन इतना जल्दी हो जाता है, क्यों? क्योंकि पत्तियों में कायिक प्रवर्धन होता है। पत्तियाँ ज़मीन से टच की कि नया पौधा निकल गया, ठीक है? ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ब्रायोफाइलम यानी कि पत्थर चट्टा की पत्तियों के किनारे पर अपस्थानिक कलिकाएँ होती हैं, जो बड्स होते हैं, उत्पन्न होते हैं। ये कलिकाएँ पत्तियाँ नम मिट्टी में गिरती हैं, तो ये कलिकाएँ विकसित होकर के नए पौधे का जन्म ले लेती हैं। इसलिए कुछ ही समय में पूरे खेत में पत्थर चट्टा हो जाता है। पथरी भी बोलते हैं कहीं-कहीं पर। अगला देखिए, मानव कोशिका में ऑटोसोम यानी कि अलिंग गुणसूत्र के कितने जोड़े पाए जाते हैं? बताइए। 22 जोड़े पाए जाएँगे। देखो, मानव मानव शरीर में टोटल 23 जोड़े पाए जाते हैं। अब वो कह रहे हैं कि जो आपके ऑटोसोम्स होते हैं, वो ऑटोसोम्स कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा 22 जोड़े हमको ऑटोसोम्स मिलते हैं, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना। एक तो सेक्स क्रोमोसोम होता है, तो क्रोमोसोम का एक पेयर होता है। ये पिछले वाले सेट में हमने रखा था, प्रैक्टिस सेट में, ठीक है? क्रोमोसोम का एक जोड़ा होता है और 22 जोड़े जो होते हैं वो ऑटोसोम के होते हैं, ठीक है ना? सही आंसर आपका 22 जोड़े हो जाएगा। ये पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर दिया है। चलिए अगला देखिए, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, किसी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? जो इसकी रेसिस्टिविटी होती है, ये किस पर निर्भर करेगी? चालक की लंबाई पर, मोटाई पर, प्रकृति तापमान पर, परिपथ में विद्युत धारा बहने पर? चलिए सही आंसर देखेंगे, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर। भाई अगर पदार्थ लोहे का है तो विद्युत धारा थोड़ा धीरे बहेगी, ठीक है भैया। कॉपर का है और तेज बहेगी, चांदी लगा दो भैया बहुत ही तेज बह जाएगी। तो वो पदार्थ की प्रकृति और टेम्परेचर पर निर्भर करता है ना। तो किसी भी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता जो होती है वो पदार्थ की प्रकृति और उसके जो है टेम्परेचर पर निर्भर करती है। तभी तो आपको ये बहुत अच्छे समझाया था, चांदी के तार ट्रांसफार्मर नहीं लगाते, क्यों? चोरी हो जाएंगे, नहीं तो लाइट तुम्हारे यहाँ से भक्काटे की लाइट आए तुम एकदम खुश हो जाओ, ठीक है? तो फिर क्या करते हैं, कॉपर का प्रयोग कर लेते हैं। अरे भैया कॉपर भी चोरी होता है तो एल्यूमिनियम का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है? तो इसी हिसाब से पदार्थ की प्रकृति के हिसाब से हमारे तारों में जो है करंट बहता रहता है। लोहे का लगा लोगे तो एकदम डिम सी लाइट जलेगी, कुछ नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है ना? तो ये पूरा क्रम होता है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर देखिए, कह रहे हैं कि एक क्षण चुंबक के बाहरी चुंबक क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? जो एक क्षण चुंबक होती है, इस तरह की चुंबक होती है, तो बाहरी जो रेखाएँ होती हैं, उसकी दिशा क्या होती है? ये आपसे पूछा गया है, किस दिशा से किस दिशा की ओर बहती हैं? तो दक्षिण से उत्तर की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम या फिर केंद्र से बाहर की ओर? सही आंसर आपका हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं, ठीक है? नॉर्थ पोल टू साउथ पोल बहती हैं, इस तरह से बहती रहती हैं। एनएस की ओर बहती हैं, एन से लेकर के एस की ओर ये बहती रहती हैं, ठीक है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर से दक्षिण। भाई 2 ध्रुव होते हैं, एन और एस, ठीक है? तो एन से एस की ओर बहती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछ रखा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है बताइए? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 1/2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? जब हमारी हड्डियाँ टूट जाती हैं, ठीक है? ऐसा कोई काम ना करोगे तुम्हारी हड्डी टूटे, है ना? बढ़िया से अगर मोटरसाइकिल चला रहे हो 80 के नीचे चलाओ, ठीक है? कोई ऐसा काम ना करो कि कोई तुम्हें पीट पाट दे, हड्डी टूट जाए, है ना? तो वो जो हड्डी पर प्लास्टर चढ़ाया जाता है उसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, पौधों की, देखिए चालू है कि नहीं यार, कई बार तो यही हो जाता है, बीच में फ़ोन आने की वजह से दोबारा चालू करते हैं। एक बार ऐसे ही हो गया था, पूरी क्लास ले डाली और वहीं पे जहाँ पे स्टॉप किया था वहीं पे स्टॉप हो गया। खैर फिलहाल तो चल रहा है। वह कौन-सी अधातु है, नॉन मेटल है, जो विद्युत की सुचालक? बताइए, सल्फर, आयोडीन, ग्रेफाइट, फास्फोरस, कौन-सी ऐसी अधातु है? तो ये आपकी ग्रेफाइट हो जाएगी। ग्रेफाइट मतलब जानते हो, वो पेंसिल के नीचे नुक लगी रहती है, कहते नहीं अपन काठ की पेंसिल में वो नुक लगी रहती है, तो वो क्या होती है, ग्रेफाइट होती है। और वो नॉन मेटल होती है, लेकिन भैया विद्युत की सुचालक होती है, करंट इसमें मतलब कि बराबर बहता है, ठीक है? तो कभी ऐसा ट्राई मत करना, लेकिन बता दें कि वो जो नुक होती है, उस नुक से और ऊपर की ओर जो नुक निकली रहती है, अगर तुम काठ की पेंसिल लगाओगे तो पूरे काठ की पेंसिल में करंट बहता रहता है। क्यों बहता? क्योंकि वो जो ग्रेफाइट लगी हुई है ना, विद्युत का सुचालक होती है मेरे भाई, ठीक है? तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, किसी भी पारतंत्र इकोसिस्टम, कल बहुत अच्छे से हमने इकोसिस्टम की वीडियो डाली है, बहुत 3D डायग्राम की मदद से आपको समझाया है, सुबह-सुबह डाली थी कल, बहुत बेहतरीन 3D डायग्राम उसमें लगाए हैं, आप लोग ज़रूर देखना। उसकी PDF भी अभी आज सुबह हमने जो है ग्रुप में डाल दी है। कह रहे हैं कि किसी भी पारतंत्र इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है? बताइए, कल आपको बहुत अच्छे से समझाया था। एक दीदी कमेंट कर रही थी, सर ये क्वेश्चन आएँगे कि नहीं आएँगे? अरे भैया,
पर्यावरण के क्वेश्चन भर भर के अब तक पूछता है। साइंस में पर्यावरण ही तुमको मिलेगा, तुम्हारे तो 2 चैप्टर में दे रखा है, एक तो साइंस में दे रखा है पर्यावरण, हमारा पर्यावरण, और एक आपका सोशल साइंस में भी दे रखा है, ठीक है, जीव एवं जीव जंतु, तो तुम्हें तो पर्यावरण अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बताइए, तो इसमें क्या होता है कि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है, कल भी आपको समझाया था, एक ही दिशा में ऊर्जा चलती है, अगर यहाँ से शुरू हो गई ना तो फिर इसी दिशा में चलेगी। हालांकि ये लिंडमैन का नियम कहता है कि भाई 10% ऊर्जा का ही आगे स्थानांतरण होता है, अगली जो पीढ़ी होती है उसमें 10% ऊर्जा ही जाती है। आपको अच्छे से समझाया था, मान लीजिए घास है, घास को बकरी ने खाया तो बकरी के पास में घास की 10% ऊर्जा गई, बकरी को शेर ने खा लिया तो शेर के पास में बकरी की 10% ऊर्जा गई। ये ऊर्जा का जो क्रम है वो एक दिशा में चलता रहता है और 10-10% ऊर्जा ही मिलती है। ये लिंडमैन महोदय ने ये नियम दिया था और यहाँ से आपके फॉरेस्ट गार्ड जेल पेरी में हर शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न बना था ऊर्जा प्रवाह से। 12 नंबर देखिए, कह रहे हैं एक लेंस की फोकस दूरी -2 मीटर है, इस लेंस की क्षमता आपसे पूछ रखी है, तो क्षमता क्या होती है, D बराबर F/2 होती है, ठीक है, F/2 होती है। अब हम जानते हैं भाई F का मान -2 दे रखा है, ठीक है ना, सॉरी, D बराबर F अपॉन, एक मिनट रुको यार, 1/F होती है, F/2 नहीं, दिमाग भी कैसे काम कर रहा है, देखो 1/F होती है भाई, पावर की क्षमता जो होती है इसे हम डायोप्टर में मापते हैं, P बराबर 1/F होता है, P बराबर 1/F, ठीक है। अब 1/F होता है तो क्या करेंगे भाई, एक ऊपर रखेंगे, F का मान -2 नीचे रखेंगे। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 निकलेगा, ठीक है, लेकिन किसका निकलेगा, माइनस का निकलेगा। तो ये कंफर्म हो गया कि 0.5 जो है डायोप्टर इसकी तो वो हो जाती है क्या, पावर हो जाती है। और प्रकृति कैसी होगी, क्योंकि माइनस में दे रखा है, अगर फोकस क्षमता माइनस में निकलती है तो ये अवतल लेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, माइनस के 0.5 डी माने डायोप्टर और अवतल लेंस कॉनकेव लेंस हो जाएगा, ठीक है। तो लेंस सूत्र याद रखना, लेंस सूत्र क्या होता है, पावर निकालने का, P बराबर 1/F रहता है, बस 1/F याद रखेंगे, माइनस में आ जाए तो अवतल लगा देना, प्लस में आ जाए तो उत्तर लगा देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर पर चलते हैं। देखो 13 नंबर है, पौधों की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है। देखो ये है पौधा, ठीक है, ये पेड़ है, काय का पेड़ बना दिया सर, ये जड़ें हैं, ठीक है, ये सूरज है, कई बार आपको समझा चुके हैं, फिर से समझा दे रहे हैं। इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, सूरज की प्रकाश जो है आता है और इनके पास में क्या ऐसी चीज़ होती है जिससे ये अपना भोजन बनाते हैं, जैसे अपन सिलेंडर से अपना भोजन बनाते हैं, इनके पास में क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। तो पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट होता है हरे रंग का, तो पौधे के प्रकाश और क्लोरोप्लास्ट इनकी मदद से ये खाना बनाते हैं। तो वही पूछ रहे हैं, पौधों की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है, तो ये आपकी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोप्लास्ट में जो है ये पौधे में खाना बनाने की क्रिया संपन्न होती है। खाना जब बन जाता है तो फिर उसको पूरे उसमें पेड़ में पहुंचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम और जाइलम। यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में भर भर के आए हैं, ठीक है। इस बार पेड़ अच्छा नहीं बन पा रहा है, अभी तक तो सही बनता था, ये बन गया पेड़, ठीक है, ये बरगद का पेड़ है बढ़िया सा, है ना। अब यहाँ पर पत्तियों ने भोजन बना लिया क्लोरोप्लास्ट की मदद से, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की मदद पत्तियों ने भोजन बना लिया। अब ये भोजन को पूरे मतलब कि पूरे पेड़ में पहुंचाने का काम, पत्तियों में, तनों में, जड़ों में ये पहुंचाने का काम कौन करेगा, तो ये काम करेगा फ्लोएम, कौन करेगा, फ्लोएम, ठीक है। तो फा से फूड, फा से फ्लोएम, फूड यानी खाना पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। जल और खनिज पदार्थ जड़ों से पत्तियों तक, तनों तक पहुंचाने का काम कौन करता है, तो जाइलम करता है। जाइलम फ्लोएम से बहुत प्रश्न आते हैं, तो जा से जल, जा से जाइलम, यानी कि जल पहुंचाने का काम कौन करेगा, जाइलम करेगा। फा से फूड, फा से फ्लोएम, यानी खाना पहुंचाने का काम कौन करेगा, फ्लोएम करेगा। दोनों में से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, 0.1% लिख दिया, मतलब आएगा तो आएगा, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ लेते हैं, चलिए 14 नंबर क्या कह रहा है, देखो आपातकालीन स्थिति में शरीर को तैयार करने के लिए कौन सा हार्मोन स्रावित होता है जिसे हम लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं, तो यह एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन कठिन परिस्थितियों में हमारे काम आता है, जैसे कोई हमको मारने दौड़ रहा है तो हमारा शरीर बहुत तेज दौड़ने लगता है, ठीक है। इतनी तेज हम कभी नहीं दौड़े थे भाई, 800 मीटर की दौड़ ना निकल रही पुलिस की, लेकिन अगर कोई तुमको मारने दौड़े तो तुम इतनी स्पीड में दौड़ोगे कि तुम कार को भी पीछे कर दोगे। तो ये तुम्हारे अंदर स्पीड आई कहाँ से, तो ये वही एड्रेनलिन हार्मोन होता है जो कुछ टाइम के लिए तुम्हारे शरीर में आ जाता है, आपातकालीन स्थिति में पैदा होने वाला हार्मोन इसको कहते हैं। लड़ो और उड़ो हार्मोन होता है, यानी कि लड़ लो और लड़ के उड़ लो। उड़ोगे कैसे, जब वो एड्रेनलिन हार्मोन आ जाएगा तो तुम तेजी से भाग लोगे, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। 15 नंबर देखते हैं, 15 नंबर क्या है, भ्रूण को मां के रुधिर से पोषण प्राप्त करने के लिए कौन सी विशेष तस्तरी नुमा संरचना पाई जाती है भ्रूण के अंदर। यानी जब बच्चा पेट में होता है तो भोजन तो करता नहीं है, मतलब कि भाई दाल चावल रोटी थोड़ी खाता है, तो अब वो माँ जो है, माँ जो भोजन कर रही है वो भोजन बच्चे तक कैसे पहुंचेगा, तो ध्यान रखना यहाँ पर एक प्लेसेंटा होता है। क्या होता है, प्लेसेंटा, ठीक है। ये प्लेसेंटा क्या करता है कि माँ के भोजन से रक्त से पोषक पदार्थों को ग्रहण करता है और उस पोषक पदार्थ को इस बच्चे तक पहुंचाता है जो भ्रूण पेट में पल रहा होता है। प्लस और क्या करता है, भ्रूण पेट में जो गंदगी निकाल रहा है उस गंदगी को भी कन्वर्ट करने का काम, उसको भी इकट्ठा करने का काम कौन करता है, ये प्लेसेंटा ही अपने अंदर करता है। अगर प्लेसेंटा नहीं बनता है तो भ्रूण नहीं बन सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये प्लेसेंटा इसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। हिंदी में इसको अपरा कहा जाता है, ठीक है मेरे भाई। समझ में आ रही सारी बातें, ये पूरा डिटेल सॉल्यूशन है, अच्छे से देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर पर चलते हैं। 16 नंबर क्या कह रहा है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक उपार्जित लक्षण है, आनुवंशिक नहीं है? यानी कि आनुवंशिक का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जो माता पिता से हमारे अंदर आती है उसको हम आनुवंशिक कहते हैं, ठीक है। आनुवंशिकी के जनक किसको कहा था है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। मटर के पौधे पर आनुवंशिकता की खोज इन्होंने की थी, ठीक है मेरे भाई, इतनी बातें। और जो चीजें हम खुद सीखते हैं वो क्या होता है? उपार्जित लक्षण होता है, ठीक है, एक्वायर्ड ट्रेट होता है। इनमें से कौन सा ऐसा है जो एक्वायर्ड ट्रेट है, जिसको हम अपने से सीखते हैं? भाई आंखों का रंग, हमारे माता पिता का रंग अगर आंखों का काला है तो काला होगा, भूरा होगा तो भूरा हमारा भी होगा, ठीक है। बालों का प्रकार, भाई बहुत लोगों को आप देखते हैं कि उनका जो बाल होते हैं समय से पहले वो आगे से गंजे हो जाते हैं। अगर उनके माता पिता, मतलब माता तो नहीं लेकिन पिता के बाल अगर आगे से समय से पहले वो अगर आगे से कम है तो आप देखेंगे कि बच्चे के जो बाल होते हैं वो भी टाइम आते आते यानी 20-22 ईयर के आसपास जो है आगे से कम हो जाते हैं। तो ये क्या है? आनुवांशिक लक्षण है, ठीक है। त्वचा का रंग, यानी अगर माता पिता काले हैं तो बच्चा भी काला होगा यानी सांवला होगा, माता पिता गोरे हैं तो बच्चा भी गोरा होगा। ये सारे क्या है? आनुवांशिक लक्षण है। लेकिन तैराकी, भाई तैराकी अगर सीख रहे हो तो आप ये खुद से एक्वायर्ड कर रहे हो ना, खुद से सीख रहे हो ना, तो ये आपका एक्वायर्ड वाली में आ जाएगा। यानी कि एक्वायर्ड ट्रेट कौन सा है? तैराकी सीखना, ये हमारा उपार्जित लक्षण है। बाकी के सारे आनुवंशिक लक्षण है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। पूरा सॉल्यूशन दे रखा, अच्छे से पढ़ लेना है। बाकी सारी चीजें तो हम आपको समझाते चल रहे हैं, तो इतना आपको कंफ्यूजन होगा ही नहीं, कुछ छोड़ेंगे नहीं कंफ्यूजन के लिए। विद्युत परिपथ में अतिभारण, ओवरलोडिंग और लघुपतन, शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए किस युक्ति का प्रयोग करते हैं? बताइए। इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इसके लिए हम फ्यूज का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। कहते हैं भैया फ्यूज लगा दो, अगर काफ़ी तेज लाइट आ जाएगी तो तुम्हारा फ्यूज जो है उड़ जाएगा, तो बाकी के तुम्हारे एसी फ्रिज वगैरह बच जाएंगे, वो फ्यूज जो पतला तार है वही उड़ जाएगा, ठीक है। और तुमने कहीं मोटा लगा दिया तो भाई ये तुरंत जितनी तेज ऊर्जा आ रही है उसको और तेज करके पहुंचा देगा, तो सारे एसी फेसी उड़ जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए फ्यूज हमेशा पतले तारों का लगाना चाहिए। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ये हमारे बाकी के उपकरणों को जलने से बचाता है। ये प्रश्न भी जेल पेरी में अभी पूछा गया कुछ दिन पहले। चलिए 18 नंबर पर चलते हैं। देखिए 18 नंबर क्या कह रहा है, छोटा कर देते हैं। ये लो भैया, चारों ऑप्शन दिख गए। कह रहे हैं विद्युत धारावाही लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? बताइए। जो लंबी परिनालिका होती है विद्युत धारावाही, इसके भीतर चुंबकीय जो आपका क्षेत्र होता है वो कैसा होता है? सिरों की ओर जाने पर घट जाता है, सिरों की ओर जाने पर बढ़ जाता है, जीरो होता है, या सभी बिंदुओं पर समान रहता है? चार ऑप्शन है, आइए आंसर देखें। सही आंसर डी हो जाएगा, सभी बिंदुओं पर ये जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र समान रहता है। धारावाही अंदर जो आदर्श धारावाही परिनालिका होती है उसके अंदर सारे बिंदुओं पर इसका मान समान होता है, ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़े 19 नंबर। खट्टे या दूध या दही में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो कई बार आपको बता रखा है, लैक्टिक अम्ल जो है वो खट्टे दूध दही में पाया जाता है। अच्छा एक और आप ध्यान रखना, कहीं पर भी लैक्ट शब्द मिल जाए और ऑप्शन में दूध का कोई ऑप्शन दिया गया हो तो इसका आंसर यही होगा, ठीक है ना भाई। लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर क्या काम करता है? दूध की शुद्धता मापता है, ठीक है। लैक्टिक अम्ल किससे बनता है? दूध और दही से बनता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, लैक्ट शब्द कहीं पर मिल जाए तो दूध से संबंधित होगा। और यही लैक्टिक अम्ल हमारी मांसपेशियों में जब जम जाता है तो हमको थकान का एहसास होता है। ये प्रश्न फॉरेस्ट में पूछा था कि कौन सा ऐसा अम्ल है जो हमारी मांसपेशियों में जम जाता है दौड़ने के बाद में तो हमको थकान का एहसास होता है, वो कौन सा है? यही लैक्टिक अम्ल है, ध्यान रखना, ठीक है भाई। चलो 20 नंबर पर चलते हैं। देखो ये तो आपने कई बार पढ़ ही रखा है। कह रहे हैं लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको हम गैल्वनाइजेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अभी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में 3 से 4 बार ये प्रश्न पूछा है ना। तो रिसेंट वाले एग्जाम के सारे प्रश्न भी हमने यहाँ पर कंपाइल किए हैं। इस तरह से साइंस आपका समाप्त होता है। 20 में से साइंस में कितने नंबर आए कमेंट कर दीजिए। हम बढ़ते हैं आगे और अगला चैप्टर है आपका, अगला जो वो है सब्जेक्ट है वो है आपका क्या? सोशल साइंस। स्पीड में चलेंगे क्योंकि इंग्लिश में फिर से समय लगेगा समझाने में। महात्मा गांधी ने अपने ऐतिहासिक नमक दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया था? साबरमती से, चौरा चौरी से, चंपारण से, बड़दा से? सही आंसर हो जाएगा अपना दांडी मार्च जो है उन्होंने साबरमती आश्रम से शुरू किया था। डेट ध्यान रखना 12 मार्च 1930 को, ठीक है। 78 स्वयंसेवक को लेकर के वो चल दिए थे। 6 अप्रैल को दांडी पहुंच करके नमक कानून तोड़ दिया था। इसके बारे में आपको अच्छे से समझाया हमने। भारत में राष्ट्रवाद वाली जो टॉप 100 क्वेश्चन कराए हैं उसमें बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है और इसकी पीडीएफ भी हमने ग्रुप में डाल दी है, स्टडी ग्रुप में जो आपका पेड ग्रुप है, ठीक है, पीडीएफ वाले में। 1919 में एक किस क्रूर कानून के विरोध में लोग जलियांवाला बाग में हत्याकांड में जलियांवाले बाग में इकट्ठे हुए थे? कौन से कानून का विरोध कर रहे थे? तो रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे, ठीक है। इसे बिना अपील बिना दलील का कानून कहा जाता है। बिना कोई मुकदमा चलाए आपको गिरफ्तार किया जा सकता था। इसी का विरोध करने के लिए ये लोग जो है जलियांवाला बाग में आए थे। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में यह हत्याकांड कर दिया गया था। इसके बारे में आपको अच्छे से पता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना करते समय केवल किन वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को शामिल किया जाता है? बताइए। मध्यवर्ती वस्तुएं, कच्चा माल, अंतिम वस्तुएं, सेवाएं, पुरानी माल? सही आंसर आपका हो जाएगा अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को शामिल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें होता क्या है कि एक वित्तीय वर्ष में किसी सीमा रेखा के अंदर उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम जो मूल्य होता है उसको हम क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। जीडीपी का परिभाषा हमने आपको बता दी है। इसमें शब्द आया है अंतिम मूल्य, यानी कि अंतिम वस्तुएं और सेवाएं जो होती हैं उसको जीडीपी में काउंट किया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4 ये रहा आपके सामने। कह रहे हैं कपास। कपास की खेती का उत्पादन मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? मतलब कि जो कपास अपन उत्पादित करते हैं, कौन से क्षेत्र में आता है भैया वो? प्राथमिक में, द्वितीयक में, तृतीयक में या फिर सूचना प्रौद्योगिकी में? तो हम जानते हैं भैया कपास उगाना क्या है? कपास उगाना कृषि है। कृषि किस में आता है? प्राथमिक में आता है। प्राइमरी सेक्टर आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझा देते हैं, अभी परसों वाले में ही समझाया था हमने। प्राइमरी, द्वितीयक और तृतीयक क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर वो होता है जहाँ से हमको कच्चा माल मिलता है, जहाँ पर खेती की जाती है, प्राइमरी हो गया। ठीक है, पार्ले जी का उदाहरण लो। पार्ले जी मान लीजिए गेहूं से बन रहा है, तो गेहूं का कच्चा माल हमको प्राइमरी से मिलता है, पी हो गया। सेकेंडरी एस में आते हैं, ये जो गेहूं का कच्चा माल मिल गया है, इसको हमें पार्ले जी बिस्कुट बनाना है, तो कहाँ लेकर जाएंगे? उद्योगों में लेकर के जाएंगे, कारखानों में लेकर जाएंगे। तो कारखाने में ये बन गया क्या? पार्ले जी बन गया, पैक हो गया है। ठीक है, बिकेगा कहाँ? तो बिकेगा कहाँ पर? टर्सरी सेक्टर में। इसे हम सेवा क्षेत्र कहते हैं, जहाँ पर जैसे दुकान हो गई, होटल्स हो गए, थिएटर हो गए, यहाँ पर हमको सेवा दी जाती है, इसको सेवा क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे ज़्यादा जो मेहनत है, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो मजदूर है वो कहाँ पर लगे हुए हैं? प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा मजदूर लगे हुए। अभी पूछा था जेल पैरी में, तो मजदूर कहाँ पर सबसे ज़्यादा लगे हुए हैं? वो आपको प्राइमरी सेक्टर लगाना होगा। कहाँ से सबसे ज़्यादा इनकम भारत को हो रही है? वो आपको टर्सरी सेक्टर, सेवा क्षेत्र लगाना होगा। दोनों में डिफरेंस है। पूरा इकोनॉमिक्स का आधा चैप्टर तो हमने यहीं पर समझा दिया। प्राथमिक क्या होता है, द्वितीयक क्या होता है, तृतीयक क्या क्षेत्र होता है, समझा दिया, अच्छे समझ में आ गया। किसमें ज़्यादा मजदूर लगे हुए हैं? प्राइमरी में। किससे ज़्यादा उत्पादन हो रहा है? सेवा से। ये दोनों तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न बना करके फॉरेस्ट गार्ड में 2-3 बार पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 5 नंबर कह रहा है, भारत में किस फसल को गोल्डन फाइबर कहते हैं? सुनहरे रेशे के नाम से जाना जाता है, बताइए। कपास को ये तो सफेद रेशा हो गया, रेशम को ये भी नहीं होगा, जूट को, ये जूट जो होता है इसी को हम गोल्डन फाइबर कहते हैं। ठीक है, जूट का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? रस्सियां बनाने में। ठीक है, तो ये जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल में, है ना। और तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जूट जिसे पटसन कहते हैं, इसको चमकीले सुनहरे रंग और वाणिज्यिक मूल्य के कारण सुनहरा रेशा गोल्डन फाइबर कहते हैं। इसका उपयोग मुख्य रूप से बोरियां, चटाई, रस्सी, धागे और कालीन बनाने में किया जाता है। भारत जो है दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है किसका? जूट का। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रमुख रबी की फसल है? बताओ रबी की फसल कौन सी है? हमने आपको एक ट्रिक बताई थी कि रबी की फसल जो होगी वो जो है छोटे-छोटे शब्दों में लिखी गई होगी। ठीक है, देखिए तो गेहूँ जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गेहूँ ये आपकी जो है रबी की फसल हो जाएगी। देखिए इसका उदाहरण देख लीजिए, तो रबी की फसलें सर्दी के मौसम में, कब? सर्दी के मौसम अक्टूबर से दिसंबर में बोई जाती हैं और गर्मी अप्रैल जून में काटी जाती हैं। गेहूँ हो गया, जौ, मटर, चना, सरसों, ये सब जो है क्या हो जाएंगी? रबी की फसल हो जाएंगी। खरीफ में कौन-कौन आ जाएगा? धान, मक्का, सोयाबीन, ये खरीफ हो जाएगी। आगे बढ़िए 7 नंबर। 7 नंबर कह रहे हैं, वाणिज्यिक उपयोग, कॉमर्शियल यूज के लिए सबसे लोकप्रिय और सबसे अधिक उपयोग में लाया जाने वाला कोयला कौन सा है? कौन सा कोयला सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। आइए आंसर देखें, सही आंसर आपका बी हो जाएगा। बिटुमिनस जो कोयला होता है वो सबसे ज़्यादा जो है यूज किया जाता है। ठीक है, ये पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि बिटुमिनस कोयला में सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमको मिलती है। अगला 8 नंबर कह रहे हैं, भारत में एशियाई चीता को आधिकारिक तौर पर किस वर्ष विलुप्त घोषित कर दिया था? पिछली बार वाले हमने टेस्ट में इसको सॉल्यूशन में बताया था, डिटेल सॉल्यूशन में। आज वो प्रश्न बन करके आ गया है, कब हमने कह दिया भैया एशियाई चीता हमारे यहाँ से गायब हो चुका है मेरे भाई। तो ये हमने 1952 में कह दिया था कि एशियाई चीता अब हमारे यहाँ से गायब हो चुका है। उसके बाद 1973 में क्या है याद रखना, 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया और टाइगर को हमारा जो है राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। इससे पहले हमारा राष्ट्रीय पशु शेर था। फिर 1992 ध्यान रखना, 1992 में क्या हुआ? 1992 में हमने हाथी प्रोजेक्ट चालू किया हाथी को बचाने के लिए। तो ये दोनों भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चीता कब गायब हुआ? 1952 में। टाइगर कब आया? 1973 में। हाथी कब आया? 1992 में। ये आपको ध्यान रखना है। पूरा सॉल्यूशन हमने यहाँ पर दे रखा है। चलिए 9 नंबर देखिए, 9 नंबर कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में स्थित बक्सा टाइगर रिजर्व को वर्तमान में किस गतिविधि के लिए सबसे गंभीर खतरा है? कौन सी ऐसी गतिविधि है जिसकी वजह से वहां पर खतरा है? किसको? बक्सा टाइगर रिजर्व को। सही आंसर हो जाएगा डोलोमाइट के खनन से। वहां पर बड़ी बड़ी चट्टानों को खोदा जा रहा है, डोलोमाइट वहां से निकाला जा रहा है, जिससे कि बक्सा टाइगर रिजर्व जो है वो एकदम खत्म की स्थिति पर है। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व, ध्यान रखना। इससे सबसे ज्यादा हाथियां वहां पर पाए जाते हैं और हाथियों का जो स्थान है वो यहाँ से डोलोमाइट की खोदने की वजह से वो हाथियों का जो स्थान है वो खत्म होता चला जा रहा है और हाथियों को सबसे ज्यादा खतरा हो रहा है। 10 नंबर, भारत में संयुक्त वन प्रबंधन जेएफएम ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का पहला प्रस्ताव किस राज्य ने पारित किया था? 4 ऑप्शन आपके सामने है, किसने जेएफएम सबसे पहले चालू किया था? तो अपना ओडिशा हो जाएगा। ऑप्शन सी ओडिशा।
भारत में संयुक्त वन प्रबंधन जेएफएम कार्यक्रम स्थानीय समुदायों को वनों के संरक्षण के लिए 1988 में सबसे पहले ओडिशा के द्वारा चालू किया गया था। ये जेएफएम भी बहुत बार पूछा गया फॉरेस्ट गार्ड में, ये फिर से रिपीट होगा आपके अस्पताल सहायक में। तो बहुत सारे प्रश्नों को हमने सीधे फॉरेस्ट गार्ड से उठाकर आपके इस एग्जाम में रख दिया है। इस जो है हमारे जो प्रैक्टिस सेट होते हैं, जो टेस्ट पेपर होते हैं, इसीलिए अलग होते हैं दूसरों से, क्योंकि यहाँ पर एकदम अपडेटेड कंटेंट मिलेगा। 2 दिन पहले पेपर में पूछा, आज आपके टेस्ट में रख दिया है ना, तो अपडेटेड कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा। चलिए, भारत का वह कौन सा राज्य है जहां हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचा बनाना कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया है? अगर छत पर तुमने वर्षा जल संग्रहण का ढांचा नहीं बनाया तो तुम्हारे ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। कौन सा ऐसा राज्य है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर आप राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात। कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु ने कानून बना दिया, अगर तुमने अपने घर पर वर्षा जल का संग्रहण नहीं किया तो कानूनी रूप से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है, अगला, दुनिया का सबसे लंबा हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? गंगा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा। कहां पर बनाया भैया? ये तो फैक्ट वाला प्रश्न है, स्टैटिक जी के है। सही आंसर ऑप्शन सी, महानदी पर बना हुआ है। कहां पर? महानदी पर। ठीक है, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। हीराकुंड उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाया गया बहुउद्देशीय परियोजना है। और एमपी पुलिस के लिए बहुत जल्दी हम नोट्स तैयार कर रहे हैं, एकदम बढ़िया कंटेंट आपको मिलेगा। ठीक है, एमपी जी के थोड़ा और डीपली पढ़ा रहे हैं, डीपली बना रहे हैं एमपी जी के को, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। बाकी पॉलिटी, हिस्ट्री वगैरह कंप्लीट हो चुकी है, हिंदी भी लगभग कंप्लीट हो चुकी है, केवल इसमें एमपी जी के में टाइम लग रहा है। और डीआई वगैरह सब कुछ आपको देंगे, है ना, जो आपके सिलेबस में दिया गया। 100 नंबर का जो सामान्य अर्हता परीक्षा है ना, जो होने वाली है आगे, उसके लिए अच्छा सा कंटेंट तैयार कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, इसी कंटेंट जैसे हमारा कंटेंट आ जाएगा, लोग तुरंत इसको कॉपी करेंगे और 299 में बेचेंगे। अभी कोई नहीं बोल रहा होगा कि सामान्य अर्हता परीक्षा के नोट्स उपलब्ध हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि शुक्ला सर के तो नोट्स आई नहीं है। शुक्ला सर के नोट्स नहीं आए तो कॉपी कहाँ से करेंगे? ठीक है, अब शुक्ला सर के नोट्स आ जाने दो। शुक्ला सर के नोट्स जैसे ही आएंगे तुरंत हम कॉपी मार लेंगे और इसको अपने ऐप पर डाल देंगे, 299 में बेच देंगे। ठीक है ना, तो ऐसे लोगों से सावधान रहें मेरे भाई। ठीक है ना, जब तक हमारा नोट्स नहीं आता तब तक सामने वाले बंदे का भी नोट्स नहीं आता। 299 वाला हमने अस्पताल सहायक का जब तक नहीं बनाया था, सामने वाले ने कभी भी अस्पताल सहायक का प्रचार नहीं किया। अस्पताल सहायक के 299 में उपलब्ध है। जैसे हमने अपने नोट्स कंप्लीट किए 149 में हमने देना शुरू किया, वैसे ही यहाँ से कॉपी करके और अपने ऐप पर डाल के 299 के अस्पताल सहायक के नोट्स अभी ले लो, नहीं तो फिर रह जाओगे, ऐसा वैसा करके, और जो है बेच दिया लोगों को हमारा ही नोट्स। ठीक है, तो ये सीधे सीधे कॉपी की जा रही है, पर ठीक है भैया, लेकिन कॉपी उतना ही करो जितना लोग अफोर्ड कर सकें। 149 के नोट्स जिसमें हम प्रैक्टिस सेट भी दे रहे हैं, आप इसी को कन्वर्ट कर दे रहे हो। अकेला जो नोट्स है, थ्योरी नोट्स 299 में बेच रहे हो, प्रैक्टिस सेट यहीं से लेकर के 199 में बेच रहे हो। ऐसा मत करो, बच्चे तो ऑलरेडी मारे हुए हैं व्यापम के। व्यापम नए नए नियम ला रहा है, बच्चे ऑलरेडी परेशान हैं, तुम और उनको परेशान कर रहे हो। तो हमने उतना ही प्राइस रखा 149, जितना आप अफोर्ड कर सके और हमारे भी जो फैकल्टी वगैरह हैं उनको हम पेमेंट दे सके। ठीक है, 149 हर कोई अफोर्ड कर सकता है ना, तो उतना ही हमने रखा है। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। इसलिए अभी तक कोई भी नोट्स लेकर के नहीं आया है, क्योंकि शुक्ला सर के नोट्स अभी मार्केट में आए नहीं है। शुक्ला सर थोड़ा सा टाइम लगा रहे हैं क्योंकि अच्छे नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, चलिए, किसी देश की तट रेखा से कितनी दूरी समुद्री मील के बाद महासागरीय क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन माना जाता है, जिस पर किसी भी देश का अधिकार नहीं रहता? यानी कि इतनी दूरी तक तो आप अपने अंदर, इतनी दूरी तक को आप अपना मान सकते हैं, इसके बाद अगर जाएंगे तो वो फिर अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर 200 समुद्री मील हो जाएगा। 200 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र है उसको, उसके अंदर तो आप अपना मान सकते हैं, इसके बाहर अगर आप जाएंगे तो फिर ये अंतर्राष्ट्रीय बात हो जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार किसी भी देश का जो तट होता है, वहां से 200 समुद्री मील की दूरी के बाद खुले महासागर के संसाधनों पर किसी भी व्यक्तिगत देश का अधिकार नहीं होता है, वो सबके लिए होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, भारी वर्षा के कारण निस्क्षालन प्रक्रिया से बनने वाली लैटेराइट मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सबसे अधिक उपजाऊ है? यानी कि कौन सी ऐसी मिट्टी है जो निस्क्षालन प्रक्रिया से बनती है, और कौन सी ऐसी फसल है जो इसमें सबसे ज़्यादा यूज में आती है? तो ये आपकी हो जाएगी काजू और चाय की फसल। ठीक है, आपने काजू और चाय की फसल को देखा हो, चाय की फसल सीढ़ीदार खेतों पर की जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। मान लीजिए बारिश यहाँ पर हुई तो यहाँ से पानी चलेगा, इस तरह से सीढ़ी 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 नीचे होता चला जाएगा, है ना। तो वो सीढ़ियों से जो मिट्टी होती है वो इस तरह से बहती चली जाती है। तो इस तरह की जो मिट्टी होती है वो निस्क्षालन से बनती है, और इस मिट्टी को हम लैटेराइट मिट्टी कहते हैं। और इसमें केवल आपको जो है कॉफ़ी हो सकती है, चाय हो सकती है, काजू हो सकती है, ऐसी चीज़ें उत्पन्न हो सकती हैं। बाकी गेहूँ, चना, जौ, मटर यहाँ पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि पानी यहाँ पर रुकता ही नहीं, पानी बहता चला जाता है। और पहाड़ी क्षेत्रों में आपको ऐसी जो है खेती देखने को मिल जाती है। उत्तराखंड की साइड चले जाएंगे, असम की साइड चले जाएंगे, तब आपको ऐसी खेती मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए 15 नंबर देखिए। 15 नंबर, निम्नलिखित में से किस उद्योग को सभी उद्योगों का आधारभूत उद्योग कहते हैं? मेरे भाई ये बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा उद्योग है जिसे आधारभूत उद्योग कहते हैं? तो यह है आपका लोहा और इस्पात उद्योग। अगर लोहा और इस्पात नहीं हुआ तो फिर कोई भी उद्योग नहीं चल पाएगा। क्यों? कृषि करनी है तो तुमको लोहा चाहिए भाई। हल, ट्रैक्टर वैक्टर किसके बने होते हैं? लोहे के बने होते हैं। कोई भी उद्योग देख लो, अगर लोहा नहीं होगा, लोहे की मशीनें नहीं होंगी, तो कोई भी उद्योग काम नहीं कर पाएगा। यानी आधारभूत उद्योग कौन सा है? लोहा उद्योग आधारभूत उद्योग हो जाएगा। 16 नंबर देखिए, भारत में अधिकांश जूट मिलें किस नदी के तट पर, किस बेसिन पर स्थित है? तो ज्यादातर जूट मिल कहां पर है?
पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है, जिसे हम गोल्डन फाइबर कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा हुगली नदी। पश्चिम बंगाल में कौन सी नदी बहती है? सर हुगली नदी बहती है, हुगली और ब्रह्मपुत्र, है ना। ज़्यादातर हुगली नदी के किनारे जो है आपको पटसन की जो, या फिर आप कह सकते हैं जो जूट की जो है मिलें मिल जाएंगी, ठीक है। तो भारत में अधिकांश जूट मिलें पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के सकरे बेसिन पर स्थित हैं। इसका मुख्य कारण है जूट उत्पादक क्षेत्रों की निकटता, सस्ता जल परिवहन। जल परिवहन के माध्यम से ही जूट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। चलिए 17 पर चलते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाकर रखते हैं, है ना, इंग्लिश में फिर टाइम लगेगा। भारत में बैंकों और सहकारी समितियों जैसे औपचारिक क्षेत्र की कार्यप्रणाली पर कौन नजर रखता है? तो बैंकों पर बैंक कुछ गड़बड़ ना कर दें, या अगर कुछ गड़बड़ करते हैं तो पेनल्टी कौन लगाता है? भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई लगाता है। 18 पर चलेंगे। 18 ऋण लेते समय समर्थक ऋणधार यानी कोलेटरल का क्या अर्थ होता है? तो कोलेटरल क्या होता है आपको पहले भी समझा रखा है। अगर आप बैंकों से ऋण ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ गिरवी रखेंगे, है ना। भाई जमीन के कागज रख दिए, ट्रैक्टर रख दिया, कुछ भी रख दिया, तो ये जो आप चीज रख रहे हैं इसी को कोलेटरल कहा जाता है। गिरवी वाले चीजों को हम कोलेटरल कहते हैं। तो वह संपत्ति जो ऋण चुकाने के लिए गारंटी के तौर पर रखी जाती है उसे कोलेटरल कहते हैं, समर्थक ऋण आधार कहते हैं। इसी के आधार पर जो है अब आपको जो है ऋण दिया जाता है। पहले मार्कशीट पर दे देते थे ऋण, है ना, कि हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट रख दो और लोन मिल जाएगा। फिर लोगों ने कहा कि लोगों ने मतलब कि अपनी पत्नी की मार्कशीट रखने चालू कर दिए कि तुम्हें करना क्या है, घर पे बासन करने हैं, लाओ इस पर लोन ले आते हैं, 50,000 का लोन ले आए, ठीक है ना। तो वो सिस्टम चल रहा था। तो अब जो है मार्कशीट पर जो है लोन नहीं मिलता है, ध्यान रखना, ठीक है। और अब स्त्रियां जो हैं, अब जो वाइफ्स लोग हैं, जो मतलब कि महिलाएं हैं, वो अब आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस सब में जा रही हैं। अब वो अपनी मार्कशीट नहीं देती, भैया तुम माफ़ करो, हम ना दे पाएंगे, ठीक है, हम नौकरी लगा लेंगे अपनी, तुम ज़्यादा करोगे तो हम जाकर नौकरी कर लेंगे, हम ना दे रहे अपनी मार्कशीट, ठीक है। तो ये सिस्टम हो जाता है। अगला 19 एक ऐसा समाज व्यवस्था जो पुरुषों को महिलाओं की तुलना में अधिक महत्व देती है, महिलाओं पर शक्ति प्रदर्शन करती है, उन्हें महिलाओं पर शक्ति प्रदान करती है, क्या कहलाती है? तो ऐसे समाज को हम क्या कहते हैं? पितृसत्ता कहते हैं। यानी कि पुरुषों का जहां पर साम्राज्य रहता है उसे हम पितृसत्ता कहते हैं। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। 20 नंबर देखिए, भारतीय संविधान के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष राज्य का सबसे सटीक अर्थ क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ हो जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपने पढ़ लिए होंगे, आंसर लगा लेते। ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्य सभी धर्मों का समान रूप से आदर करेगा, उसका अपना कोई धर्म नहीं होगा, ऐसे राज्य को, ऐसे देश को क्या कहेंगे? धर्म निरपेक्ष राज्य कहेंगे, ऐसा भारतीय संविधान में कहा गया है। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से सोशल साइंस के 20 प्रश्न समाप्त होते हैं। जल्दी से बताइए 20 में से कितने नंबर आपके आए हैं? और हम चलते हैं इंग्लिश की ओर। ये रहा इंग्लिश का पहला प्रश्न, बताइए। पहला प्रश्न है, द फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक से पूछा गया है। कह रहे हैं इन द लेसन ए लेटर टू गॉड, आपको बहुत अच्छे से समझाया। कल हमने 100 प्रश्न कराए हैं इंग्लिश के, उसमें भी आपको अच्छे से समझाया था। ए लेटर टू गॉड के बारे में आपको अच्छे से बताया था। कह रहे हैं ए लेटर टू गॉड में हाउ मच मनी डिड लेंचो एक्चुअली रिसीव इन द एनवलप, यानी कि जो लेंचो को एनवलप मिला था, जो लिफाफा पोस्ट मास्टर ने उसको दिया था, उसमें एक्चुअली में कितने रुपए उसमें थे? बताइए। 100 थे, 70 थे, 50 थे, 30 थे? कहानी पढ़ी होगी, कल वाली क्लास देखी होगी, तो आपको पता है कि उसमें कितने थे? 70 पैसे थे, और 30 पैसे जो है उसमें से गायब थे। यानी कि उसका ऐसा मानना था कि भगवान तो गलती कर नहीं सकता, भगवान ने पूरे 100 भेजे हैं, पोस्ट मास्टर ने 30 पैसे निकाल लिए हैं, ठीक है। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ये रहा पूरा सॉल्यूशन। 2 नंबर देखिए, 2 नंबर कह रहा है अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला के अनुसार व्हाट आर द 2 ऑब्लिगेशन एवरी मैन हैज इन लाइफ, यानी एक व्यक्ति के जीवन में 2 मुख्य कर्तव्य क्या हैं? व्यक्ति के 2 मुख्य कर्तव्य क्या है नेल्सन मंडेला के अनुसार? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। चलिए आंसर देखेंगे। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली एंड टू हिज कंट्री, यानी कि अपनी फैमिली के प्रति उसका एक दायित्व बनता है और अपनी कंट्री के प्रति दायित्व बनता है। तो 2 प्रकार के ऑब्लिगेशन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में है नेल्सन मंडेला के अनुसार, ठीक है। ये प्रश्न भी कल आपको 100 प्रश्नों में कराया था हमने। अगला देखिए, यही प्रश्न छपे मिलेंगे, आप देख लेना, एनालिसिस कराएंगे तो आप खुद बताओगे हाँ सर ये क्वेश्चन आया था। अगला, व्हाट डिड द यंग सीगल मदर डू टू टेम्प्ट हिम टू टेक अ फर्स्ट फ्लाइट, यानी कि एक सीगल की जो माँ थी उसने पहली बार उड़ान भरने के लिए, सीगल पक्षी को जो उड़ नहीं रहा था, डर लग रहा था उसको, पहली बार उड़ान भरने के लिए माता ने क्या किया? बताइए। सही आंसर हो जाएगा सी टोर ए पीस ऑफ फिश एंड फ्लू अक्रॉस हिम, यानी कि वो एक जो है मछली का टुकड़ा ले आई और उसके चारों तरफ घूमने लगी कि तुमको अगर ये मछली का टुकड़ा चाहिए तो उड़ के दिखाओ, पकड़ के दिखाओ, हमको मछली लेकर के दिखाओ। तो भाई सीगल को भूख लगी थी, उसने कहा भाई भूखों मरने से अच्छा है कि इस जो है मछली के चक्कर में थोड़ा सा उड़ के देख लेते हैं, अगर मिल जाएगी, अगर हमारे पंख जवाब नहीं देंगे तो मछली मिल जाएगी, हम उड़ना सीख जाएंगे, और अगर पंख जवाब देगा तो भाई गिर के मर जाएंगे, और क्या इतना ही होगा, वैसे तो भूखे ही मर रहे हैं। तो फिर वो जो है छलांग लगा देता है, और छलांग लगाता है, पंख फड़फड़ाता है और वो उड़ना सीख जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। वो पीस यानी मछली का टुकड़ा लेकर के उसकी माँ आई थी। कल भी आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से समझाया था। 4 नंबर देखिए, इन द पोएम फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फॉरेस्ट व्हाट डज फायर सिंबल, यानी कि जो पोएम है फायर एंड आइस नाम की जो पोएम है, उसमें फायर को किसका सिंबल बताया गया है, यानी आग को किसका सिंबल बताया गया है? बताइए। हेट का, डिजायर का,
कोल्डनेस का या फिर पीस का? बताइए, कल भी कराया था। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डिजायर एंड ग्रीड का। रॉबर्ट फॉरेस्ट की प्रतीकात्मक कविता फायर एंड आइस में फायर आग जो है वो इंसानी इच्छाओं, लालच और कभी न खत्म होने वाले जुनून को दर्शाती है, जबकि आइस यानी जो बर्फ है वो नफरत और संवेदनहीनता को दर्शाती है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इन द पोएम द टेबल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन, तो टेबल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन नाम की एक पोएम है आपके सिलेबस में। व्हाट वाज द नेम ऑफ द लिटिल येलो डॉग ओन्ड बाय बेलिंडा, बेलिंडा ने जो एक डॉग पाल रखा था पीले कलर का, उसका नाम क्या था? बताओ। चार ऑप्शन है, सही आंसर मस्टर्ड हो जाएगा। तो डॉग का नाम मस्टर्ड था, ठीक है। चार पालतू जानवर उसने पाल रखे थे। एक छोटा भूरा चूहा था, उसको ब्लिंक कहते थे, ठीक है। एक बिल्ली का बच्चा था, उसका नाम इंक था। पीले रंग का कुत्ता था जिसका नाम मस्टर्ड था, और एक ड्रैगन था जिसका नाम कस्टर्ड था। ये चार जो है जानवर उसने पाल रखे थे। चारों का नाम ध्यान रखना है, पूछा जाएगा। नंबर 6, इन द स्टोरी ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी नामक स्टोरी में व्हाट वाज द प्राइमरी क्वेज ऑफ टिक्कीज इलनेस, टिक्की नाम का जो कुत्ता था उसके बीमार होने का प्राइमरी रीजन क्या था? क्या रीजन था जिसकी वजह से टिक्की नामक कुत्ता बीमार हो गया था? बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड ओवर फीडिंग, यानी कि एक्सरसाइज नहीं करता था और खाना बहुत ज्यादा खाता था, जिसकी वजह से मोटा हो गया था और बीमार हो गया था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। कल वाली इंग्लिश की वीडियो जरूर देख लेना, उसकी पीडीएफ भी हमने डाल दी ग्रुप में, वहां से आपको इंग्लिश की पूरा का पूरा इंग्लिश क्लियर हो जाएगा जो आपका सिलेबस में दे रखा है, ठीक है। क्योंकि वो देखने के लिए 100 प्रश्न है, हमने इतने अच्छे समझाया है कि वो 100 नहीं, कम से कम 250 प्रश्न हो जाएंगे, है ना, अगर डिटेल सॉल्यूशन के साथ में देखेंगे तो। अगला देखिए, व्हाई डिड हरी सिंह फील हेजिटेड टू रॉब अनिल द थीप्स स्टोरी, द थीप नाम की जो स्टोरी है उसमें जो हरी सिंह नाम का चोर है वो अनिल के यहाँ चोरी करने से क्यों हेजिटेट हो रहा था, क्यों घबरा रहा था, क्यों उसका मन नहीं कर रहा था? ये चार ऑप्शन है, अच्छे से पढ़ लो, वीडियो को पॉज करके। आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिकॉज अनिल अनिल वाज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन ही एवर मेट, यानी कि जो अनिल नाम का व्यक्ति था वो सबसे ज्यादा विश्वसनीय व्यक्ति था, इसलिए उसका मन नहीं कर रहा था कि अनिल के यहाँ हम चोरी कर लें। ये थीप स्टोरी नाम की जो आपकी कहानी आपके सिलेबस में दी गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर देखिए, हु एक्चुअली नॉक द डोर ऑफ ऑसेबल होटल रूम द मिडनाइट विजिटर, द एक कहानी है आपके सिलेबस में, द मिडनाइट विजिटर। इसमें ऑसेबल का जो होटल रूम है उसके दरवाजे को कौन खटखटाता है? सही आंसर आपका हो जाएगा हेनरी द वेटर। हेनरी नाम का एक वेटर था जो उसके दरवाजे को खटखटाता है, जिसके लिए वो जो है बोलता है कि भाई बाहर पुलिस आ गई है, ठीक है, तुम यहाँ से भाग जाओ, है ना। ये पूरी कहानी आप पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा। कल वाली वीडियो में हमने समझाया भी है। फिलहाल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हेनरी नाम का वेटर था। और 9 नंबर देखिए, 9 नंबर क्या है? 9 नंबर है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द एसेंट्रिक साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी इनविजिबल फुटप्रिंट विदाउट फीट। फुटप्रिंट विदाउट फीट नामक जो पार्ट है उसमें उस सन की वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने वो दवा खोजनी थी जिसको खा करके व्यक्ति गायब हो सकता था? बताओ क्या नाम है उसका? तो उसका नाम क्या है? ग्रिफिन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रिफिन उसका नाम है, जो है दवाई खा करके वो वैज्ञानिक गायब हो जाता था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट वाज वल्ली डीपेस्ट डिजायर इन द स्टोरी ऑफ मैडम राइड द बस। मैडम राइड द बस नामक जो स्टोरी है उसमें जो वल्ली नाम की लड़की है, 8 साल की लड़की है, उसके मन की हार्दिक इच्छा क्या है? तो उसके मन की हार्दिक इच्छा है टू राइड द बस दैट ट्रेवल बिटवीन हर विलेज एंड नियरेस्ट टाउन, यानी कि उस बस में यात्रा करना उसकी मुख्य इच्छा है जो उसके गांव से शहर की ओर चलती है, और उसके लिए वो धीरे धीरे करके पैसा इकट्ठा करती है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए 11 नंबर, यहाँ से ग्रामर आपका चालू हो जाएगा। ग्रामर में क्या दे रखा है देखो, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें आपको टेंस सही करना है। कह रहा है चूज द करेक्ट टेंस, करेक्ट टेंस इसमें आपको मतलब भरना है। कह रहा है इट डैट डॉट डॉट इट डॉट 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 सिंस अर्ली मॉर्निंग एंड द स्ट्रीट आर फ्लूडेड, यानी कि जब वो जगह था तब क्या हो रहा था? सिंस अर्ली मॉर्निंग यानी कि आज सुबह, ठीक है, एंड द स्ट्रीट आर फ्लूडेड यानी कि कुछ ऐसी चीज हो रही थी आज सुबह कि जो स्ट्रीट है, जो रोड है, वो पूरी तरह से फ्लडेड माने भर चुकी थी। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? इज रेनिंग लगाएंगे, वाज रेनिंग लगाएंगे, हैज बीन रेनिंग लगाएंगे, या फिर हैड रेंड लगाएंगे? बताइए क्या लगाएंगे यहाँ पर? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हैज बीन रेनिंग लगाएंगे, क्योंकि सिंस दे रखा ना भाई, सिंस और फॉर का जहाँ पर प्रयोग करें वहाँ पर हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे। तो सही हो जाएगा आपका क्या? इट हैज बीन डॉट 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 है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इट हैज बीन रेनिंग सिंस अर्ली मॉर्निंग एंड द स्ट्रीट आर फ्लूडेड, यानी कि सुबह से बारिश हो रही थी जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो है मतलब कि जो पूरी रोड है वो पूरी तरह से भर चुकी है। तो कह रहे हैं कि ग्रामर के नियम के अनुसार जब कोई कार्य भूतकाल में शुरू हो जाए, वर्तमान में भी जारी रहे, तो उसके साथ सिंस और फॉर दिया गया हो तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगेगा, सहायक क्रिया के रूप में हैज और हैव बीन का प्रयोग वहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला है चूज द करेक्ट टेंस। यहाँ पर करेक्ट टेंस आपको चुनना है। माई मदर डॉट 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 ए न्यू लैपटॉप नेक्स्ट मंथ, मेरी माँ जो है डॉट 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 एक नया लैपटॉप अगले महीने लेकर के आने वाली हैं। क्या लगाएंगे? बॉट लगाएंगे, इज बाइंग लगाएंगे, हैज बॉट लगाएंगे, या फिर हैड बॉट लगाएंगे?
क्या हो जाएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा इज बाइंग, ठीक है, इज बाइंग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा माई मदर इज बाइंग अ न्यू लैपटॉप नेक्स्ट मंथ। मेरी माँ जो है वो अगले महीने एक नया लैपटॉप जो है खरीद रही है। देखिए, यानी मेरी माँ एक नया लैपटॉप खरीद रही है, मेरा भाई एक नया कार खरीद रहा है अगले महीने, ठीक है। तो भविष्य, फ्यूचर की किसी निश्चित योजना, यानी वो पहले से फिक्स है कि अब वो जो है काम होकर के रहेगा, है ना। तो इसको दर्शाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं, जहां पर जो है द नेक्स्ट मंथ जो है पहले से तय की गई भविष्य की बातों को दर्शा रहा है, ठीक है मेरे भाई। ओके, फिर से किसी भाई ने फ़ोन लगा दिया, परेशान है यार। आप लोगों से निवेदन है, जब आप नोट्स का पेमेंट कर दें तो थोड़ा वेट कर लिया करो, है ना। मैंने पहले ही बता रखा है, क्लास चल रही होती है तो तुरंत नोट्स नहीं भेज पाते, थोड़ा वेट कर लो। नोट्स सबको भेज जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चल तो रहा है ना? हाँ, चल रहा है। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट मॉडल। करेक्ट मॉडल से आपको इस ब्लैंक को भरना है। लुक एट दोज डार्क क्लाउड। इस डार्क क्लाउड को देखिए, इस घने बादल को देखिए। इट रैन हैवली टू नाइट, यानी कि इट डॉट 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 रैन हैवली टू नाइट, आज रात को बारिश हो सकती है। बताइए क्या यहाँ पर लगाएंगे? ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा माइट। यानी जब कोई संभावना ऐसी दर्शाई जा रही हो जो अभी हुई नहीं है लेकिन संभावना दर्शाई जा रही हो कि भाई बारिश हो सकती है, तो वहाँ पर माइट का प्रयोग हम करेंगे। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, जब किसी कार्य के होने की संभावना है, ठीक है, तो मे या माइट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ काले बादलों को देखकर बारिश होने की मजबूत संभावना व्यक्त की जा रही है कि बारिश होगी मेरे भाई, तो माइट या मे का उपयोग सबसे अच्छा होगा। माइट दिया गया तो माइट का प्रयोग करेंगे। अगला, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट मॉडल। मॉडल आपको लगाना है यू प्लीज पास द साल्ट। क्या तुम मेरे लिए जो है सॉल्ट जो रखा हो, जो नमक रखा हो, उसको मतलब कि पास कर दोगे? तो यहाँ पर यू डॉट 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 है, यू प्लीज पास द सॉल्ट। क्या लगाएंगे यहाँ पर? शुड लगाएंगे, मस्ट लगाएंगे, वुड लगाएंगे, ऑट टू लगाएंगे। सही आंसर आपको हो जाएगा, यहाँ पर हम वुड का प्रयोग करेंगे। किसी से विनम्र निवेदन करने के लिए आमतौर पर वुड या कुड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो कुड तो यहाँ पर है नहीं, तो वुड का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर किसी से नमक पास करने के लिए विनम्र निवेदन किया जा रहा है, तो वुड का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। न्यू, यहाँ पर आपको सर्च कर मतलब कि वो क्या कर रहे हैं, चूज द करेक्ट डिटरमाइनर। आपको डिटरमाइनर लगाना है। ओनली डॉट 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 स्टूडेंट वर एबल टू सॉल्व दिस डिफिकल्ट पजल। यानी कि ये जो पजल है ना, इसको बहुत कम स्टूडेंट ही जो है कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बताइए क्या लगाएंगे? आ फ्यू लगाएंगे, आ लिटिल लगाएंगे, मच लगाएंगे, या फिर यहाँ पर एनी लगाएंगे? बताइए क्या लगाएंगे? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि थोड़े से स्टूडेंट कर सकते हैं, तो आ फ्यू लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। पहली बात तो ये काउंटेबल है, तो लिटिल और मच का तो खेल ही खत्म हो गया। एनी हमेशा नेगेटिव सेंस देता है, यानी कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन कह रहे हैं कि थोड़े बहुत स्टूडेंट कर लेंगे। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, आ फ्यू यहाँ पर हम लगाएंगे, ठीक है। चलिए 16 नंबर पर चलते हैं। 16 नंबर है चूज द करेक्ट डिटरमाइनर। यहाँ पर भी आपको डिटरमाइनर लगाना है। आई हैव इनवाइटेड डॉट 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 फ्रेंड टू माई बर्थडे पार्टी। मैंने अपने बर्थडे पार्टी पर बहुत सारे मित्रों को इनवाइट किया है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? मच लगाएंगे, एनी लगाएंगे। भाई एनी का जानते ही हैं, देखो लिटिल का प्रयोग होगा नहीं, क्यों? क्योंकि इसको काउंट कर सकते हैं, तो काउंटेबल ना होने लिटिल नहीं होगा। एनी का प्रयोग है कि हमने बुलाया ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी किसी को नहीं बुलाया है, लेकिन कह रहा है हमने तो अपने दोस्तों को बुलाया, तो एनी भी गया। मच का प्रयोग करते हैं अनकाउंटेबल के लिए, तो काउंटेबल के लिए क्या बचा? सेवरल बचा। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। यानी हमने इतने जो है फ्रेंड को बुलाया है जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, तो काउंट करने के लिए केवल सेवरल ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अनकाउंटेबल काउंटेबल नाउन का डिफरेंस अगर आप समझ गए तो आप इंग्लिश के 50% क्वेश्चन को जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा उसको सॉल्व कर लेंगे। बाकी अलग से हम लेकर के आने वाले हैं, जिसमें 100 प्रश्न हम आपको जो है ग्रामर पर करवाने वाले हैं, ठीक है। अगला, इन अ फॉर्मल लेटर, एक फॉर्मल लेटर में व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन जो हम डालते हैं उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? ये अभी हिंदी में भी पूछा गया था, ठीक है। बताइए क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा टू स्टेट द मेन आइडिया ऑफ पर्पज ऑफ द लेटर। यानी कि वो लेटर हमने क्यों लिखा है, इसका मेन उद्देश्य क्या है, वो दर्शाने के लिए हम जो है सब्जेक्ट डालते हैं, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ लेते हैं। देखिए 18 नंबर, व्हाट शुड बी द अप्रोप्रिएट टोन ऑफ ए फॉर्मल लेटर ऑफ कंप्लेंट। अगर आप किसी को कंप्लेन करने जा रहे हैं तो वो कंप्लेन लेटर की जो मतलब लैंग्वेज होती है, वो लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? बताइए। पोलाइटेड बट फर्म, कैजुअल बट फ्रेंडली। भाई फ्रेंडली थोड़ी होगी, भाई किसी अधिकारी को लिख रहे हो तो आप दोस्त बनाओगे, आ जाओ भाई अपन तो मित्र हैं, मेरे यहाँ की नाली साफ करवा दियो, अपन तो मित्र हैं, ऐसे थोड़ी बोलोगे अधिकारी से। अधिकारी से भाई नियम कायदे कानून से बोलना पड़ता है, ठीक है ना। तो फॉर्मल लेटर है, कंप्लेन वाला लेटर है, तो पोलाइट रहेगी, यानी नम्र लिखेंगे, नम्र और निवेदन करेंगे, लेकिन फर्म यानी कि दृढ़ता से कहेंगे कि नाली आपको साफ करवानी पड़ेगी, ठीक है ना, और विनम्रता से अपनी बात कहेंगे। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। 19 नंबर देखिए, वाइल राइटिंग एन एनालिटिकल पैराग्राफ, यानी कि एक आप विश्लेषणात्मक जो है पैराग्राफ लिख रहे हैं, बेस्ड ऑन द गिवन पाई चार्ट जो आपको दिया गया है, और बारग्राफ के अकॉर्डिंग व्हाट मस्ट स्ट्रिक्टली इंक्लूडेड इन द बॉडी। यानी कि अगर पाई चार्ट और बारग्राफ आपको दिया गया है तो क्या चीज़ इसमें आपको स्ट्रिक्टली इंक्लूड करनी पड़ेगी? बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपको कंपैरिजन होना चाहिए, कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए,
यानी कि आपने जो है उसमें क्या किया हो, कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना की हो, ठीक है? तो तुलना होना चाहिए, कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए, की ट्रेंड्स होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए और डेटा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए एक विश्लेषणात्मक अगर आप पत्र लिख रहे हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन है, देख लेना। 20 नंबर पर चलते हैं। 20 नंबर कह रहा है इन अ आर्टिकल राइटिंग फॉर्मेट। एक आर्टिकल आप लिख रहे हैं तो राइटिंग फॉर्मेट क्या है? वेयर इज़ द बाय लाइन नेम ऑफ द राइटर यूजुअली प्लेस्ड, यानी कि जो आपने पूरा लेटर लिख दिया है उसमें जो बाय लाइन है यानी कि जो व्यक्ति का नाम लिखा जाता है, कौन इसको लिख रहा है, वो कहाँ पर लिखेंगे बताइए? तो ये लिखेंगे हम जस्ट बिलो द हेडिंग टाइटल, यानी जो टाइटल हमने डाला है उसके जस्ट नीचे हम जो है अपना नाम डालते हैं, ठीक है? आपने कई किताबों में देखा होगा, यहाँ पर उसके पाठ का नाम रहता है और यहाँ पर उसके राइटर का नाम रहता है, ठीक है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये पूरा हमने आपको करा दिया। 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। 100 में से कितने नंबर आए ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। फिलहाल आपको दिखाते हैं जिन लोगों ने नोट्स लिया है उनका क्या कहना है, ये आप देख सकते हैं। ये एमपी जेल अधीक्षक के नोट्स लिए थे, इनके नंबर 82.5 आए हैं। इनका कहना है सर आपके नोट्स से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। मुझे वर्ग 2 की तैयारी करनी चाहिए, उसके लिए नोट्स, तो वर्ग 2 के लिए अभी काम चल रहा है वर्ग 2 के नोट्स पर, ठीक है? ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद अभी कल ये एक भाई ने और जो है वो भेजा है, मतलब कि रिप्लाई दिया है और इन्होंने अस्पताल सहायक के नोट्स लिए हैं। देखिए सर एक ऐसी पीडीएफ बनाओ जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों के लेखक का भी, तो वो भी हम कर देंगे। उसके बाद उनका कहना है सर आपके नोट्स बाकी लोगों से काफ़ी अलग हैं, समझने और पढ़ने में काफ़ी ईज़ी है, आप बहुत अच्छे से और ट्रिक्स के साथ में पढ़ाते हैं। आपकी मैथ, हिंदी और साइंस के नोट्स बहुत ही शानदार है, थैंक्स सर। ठीक है, तो हमने भी कहा भाई बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आना चाहिए और ऐसा कंटेंट जो आपके समझ में आए और कम प्राइस में आपको मिल जाए, आपका भी काम हो जाए, हमारा भी काम हो जाए, यही हमारा उद्देश्य होता है। तो जिन लोगों ने नोट्स लिया है अभी तक सब ने पॉजिटिव जो है मतलब कि हमको पॉजिटिव ही बताया। यहाँ पर आप देखेंगे तो देखो इनका एग्जाम था टुडे वाज माय डिप्टी जेलर एग्जाम, डिप्टी जेलर के नोट्स इन्होंने लिए थे, इनका एग्जाम था। 84 प्रश्न सही निकले हैं, 11 प्रश्न गलत निकले हैं। काटने पीटने के बाद में इनके नंबर बन रहे कितने, 81.25 नंबर इनके बने हैं और इन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं। व्हाट आई सॉ व्हेन आई बिगिन द, मैं यानी मैंने जब अपना एग्जाम स्टार्ट किया तो मैंने क्या देखा कि 75% जो प्रश्न थे वो आपके वीडियो और सक्सेस जंक्शन के मैराथन वीडियो और नोट्स में से ही आए थे। आई एम वेरी ग्रेटफुल सर, कीप टीचिंग इन दिस मैनर, यानी कि मैं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, इसी तरह से पढ़ाते रहिए। यू हैव डिकोड द होल एग्जाम, आपने पूरे एग्जाम को डिकोड कर दिया, यानी कि धागे खोल दिए पूरे एग्जाम के, आपको सारी चीज़ें पता ही कहाँ से क्या क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, आई डोंट गॉन आई मेक इट और नॉट, यानी मुझे नहीं पता मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन मेरे जो 81.25 नंबर आए हैं वो पूरी तरह से सक्सेस जंक्शन की वजह से आए हैं, विथ लव एंड लॉट्स रिस्पेक्ट सर। ठीक है, ये खुद उन्होंने लिख करके बताया। तो ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों को फायदा हुआ, जिनके नंबर अच्छे आए हैं। जब आपके भी नंबर इसी तरह से आएंगे तो आप भी इसी तरह से मैसेज कर रहे होंगे सर मेरा सिलेक्शन इसमें हो गया, मेरा सिलेक्शन इसमें हो गया। ठीक है, तो ये व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आपको व्हाट्सएप करके अपने नोट से प्राप्त कर लेने हैं। ठीक है मेरे भाई, अब आपके लिए आज शाम को आएगी या तो ग्रामर इंग्लिश की आएगी या हिंदी की आएगी, 100 प्रश्न आएंगे एमसीक्यू विद डिटेल सॉल्यूशन, और शाम को ही इसकी पीडीएफ आपको हम जो है नोट्स ग्रुप में दे देंगे इस वाले प्रैक्टिस सेट की। तो 10 प्रैक्टिस सेट आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगली वीडियो भी आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आपके नंबर कितने आए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, फिर आपको अगली वीडियो में टॉप 5 स्कोरर के नाम बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।